CH81 मिस्ट्रेस शनाया। शनाया और आहान अपने होटल से निकलकर टैक्सी में मनाली यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। शनाया के मन में बहुत कुछ चल रहा था। कॉलेज के सभी लोग आजकल वेल सेटल्ड थे। भले ही वो 2 साल से रियूनियन में नहीं आई थी, बट वो सबके बारे में जानती थी। सब बड़ी बड़ी कंपनीज से जुड़े थे और कुछ ने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए थे जो बहुत अच्छे चल रहे थे। इस बीच शनाया यही सोच रही थी कि आहान से मिलकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे। आहान एक बैंक एम्प्लॉय था और उसकी सैलरी भी बहुत हाई फाई नहीं थी। शनाया को अब थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। उधर आहान टैक्सी की खिड़की के बाहर देख रहा था। वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज वो पहली बार शनाया के कॉलेज जाने वाला था और उसके दोस्तों से मिलने वाला था। दोनों के बीच में यह इजीनेस और क्लोजनेस काफी टाइम बाद आई थी। उसके लिए शनाया के साथ रहना और उसके बारे में जानते रहना सबसे इम्पोर्टेंट थे। उधर कैंपस गेट के बाहर वो लड़कियां अभी भी बातें कर रही थी। अरे क्या वो ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? किसी ने शनाया को याद करते हुए पूछा। शनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, इसलिए ज्यादातर लड़कियां उससे जलती थी। मुझे नहीं लगता वो आएगी, पिछले 2 बार से कहाँ आई है वो? एक लड़की ने जवाब दिया। वैसे भी लड़कियां नहीं चाहती थी कि वो वहां आए क्योंकि करण शनाया का दीवाना था। अब फिर शनाया ने मिलकर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर करता और शनाया फिर से लाइमलाइट में आ जाती और उन्हें उसकी परछाई बनना पड़ता। वो इस बार आएगी, जिया ने जवाब दिया। जिया पहले चाहती थी कि शनाया आए ताकि वो उसकी हालत का सबके सामने मजाक बना सके, इसलिए उसने उस दिन शनाया से हॉस्पिटल में कहा था कि वो जरूर आए, पर अब जब उसे पता चला था कि करण भी आने वाला है तब वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि शनाया आज पार्टी में ना आए। तुम्हें कैसे पता वो आने वाली है? किसी ने जिया से सवाल किया। परसों वो हॉस्पिटल आई थी तब मिली थी मैं उससे, जिया ने कहा। हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल क्यों आई थी? सब ठीक है ना? किसी ने पूछा। हाँ, दरअसल इतना कहते हुए जिया ने उस दिन की सारी बात उन लड़कियों को बता दी। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उस औरत ने शनाया को थप्पड़ क्यों मारे थे। जिया चाहती थी कि सब शनाया को गलत समझे। तो कितने थप्पड़ पड़े उसे? हा 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 हा। जैसे ही जिया ने अपनी बात पूरी की उनमें से कोई जोर जोर से हंसने लगा। क्या वो चालाक लड़की किसी और के पति पर डोरे डाल रही थी? वरना क्यों कोई औरत उस पर ऐसे हाथ उठाएगी? जिया का प्लान काम कर गया था। अब लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे थे। औरतों का दिमाग वैसे भी इन सब में बहुत तेज चलता है। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, उसका खुद का पति तो नालायक है तो हो सकता है उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की हो। वैसे भी उसके लिए तो ये बहुत आसान काम है। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत चालाक है और साथ ही खूबसूरत भी, किसी को फंसाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होगा। हो बेशरम लड़की, अब कॉलेज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसा कुछ करता तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। उसका पति भी तो नालायक है। मुझे समझ नहीं आता कि सबको उसमें क्या नजर आता है जो उसके आगे पीछे रहते हैं। सब लड़कियां इसी बारे में बात कर रही थी। सबने यह मान लिया था कि शनाया का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देख जिया बहुत खुश थी। अब जब ये बात सबको पता चल गई थी तो ये बात करण तक भी आसानी से पहुंचने वाली थी। फिर करण भी ऐसी लड़की को भाव नहीं देता। इस बार उसके साथ उसका पति भी आएगा। जिया ने आहान का टॉपिक लाने के लिए यह बात कही। उसका पति भी आएगा? क्या उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो यहाँ किस मुंह से आ रहे हैं? फिर से अलग अलग बातें होनी शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं ली मेरिडियन में पार्टी है वो लोग इसलिए आ रहे हैं? हो सकता है। उनकी तो इतनी औकात है नहीं कि वो वहां सूप भी अफोर्ड कर सके। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चालाक लड़की जो दूसरों के पति पर डोरे डालती है और एक नालायक लड़का जो बैंक में स्टाम्प मारकर इतना भी नहीं कमा पाता कि अपनी पत्नी को खुश कर सके। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है उसे अपने शादी के डिसीजन पर अब पछतावा हो रहा है, इसलिए तो वो 2 साल बाद अचानक से रियूनियन पर आ रही है। शायद इस बार वो करण को फंसाना चाहती है। हो सकता है हमें अलर्ट रहना चाहिए। ग्रुप में फिर से बातें होने लगी थी। बिना सच जाने सब ने मान लिया था कि शनाया गलत है। इतने में वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी। सब में से नके क्लासमेट्स उतर रहे थे। उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि उसमें करण शर्मा नहीं था। करण ऐसे लो क्वालिटी कार्स ओन नहीं करता था। जो गाड़ी से आए उनसे सब बहुत अच्छे से मिले और जो टैक्सी में आए थे उनसे बात करना किसी ने जरूरी नहीं समझा था। अगर सब आ गए हैं तो चलते हैं, एक लड़के ने कहा। उसका नाम आर्यन था। कॉलेज डेज में बहुत पॉपुलर था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और गिटार भी बजता था, इसलिए उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत थी, पर अभी उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया था। करण अभी तक नहीं आया है, यह मीटिंग उसने प्लान की है, किसी ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया। हालांकि आर्यन कॉलेज डेज में बहुत पॉपुलर था, पर अभी सब सिर्फ करण से मिलना चाहते थे। ओके, तो फिर उसका इंतजार करते हैं, आर्यन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया।
इतने में एक काली रेंज रोवर कैंपस के गेट के आगे आकर रुकी और उसमें से एक बहुत हैंडसम लड़का उतरा जिसने ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना था। करण भाई इधर, किसी ने उसे बुलाया। वाह करण, तुम तो और भी हैंडसम हो गए हो। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन। जिया और बाकी सभी लड़कियां करण को घेर कर खड़ी हो गई जैसे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। करण को सारा अटेंशन मिलते हुए देख बाकी लड़के थोड़े चिढ़ गए थे। करण, तुम्हारी कार तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। किसी ने कहा। इतनी महंगी कार है, सुंदर तो होगी ही। करण की आवाज में बहुत घमंड था। सबसे ऐसा ट्रीटमेंट पाकर करण 7वें आसमान पर था। उसने ये सब इसलिए अरेंज किया था ताकि वो सबको अपनी सक्सेस दिखा सके। सब आ गए हैं तो चलें, करण ने कहा। जाना कहाँ है? आर्यन ने सवाल किया। ली मेरिडियन, जिया तपाक से बोली। ली मेरिडियन सुनकर काफी लोग हैरान थे। ली मेरिडियन, वो तो। तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? ये ट्रीट मेरी तरफ से है, पैसों की चिंता मत करो। करण ने फिर से रौब से कहा। करण भाई, बिल सच में आप देंगे? किसी ने फिर से कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, अब चलें, करण ने कंफर्म करते हुए कहा। पर शनाया नहीं आई है अब तक, उसके लिए वेट करें, जिया ने कहा। क्या शनाया भी आ रही है? शनाया का नाम सुनते ही करण के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। ये देखकर जिया को बहुत जलन हुई। साफ पता चल रहा था कि करण शनाया को भूला नहीं था। हाँ, और उसके साथ उसका पति भी आने वाला है, किसी ने करण को इन्फॉर्म करते हुए बोला। पति सुनते ही करण का मुंह बन गया। फिर भी उसने पूछा, अच्छा कैसी है अब वो? ठीक ही होगी, परसों जिया उससे मिली थी हॉस्पिटल में, एक लड़की ने कहा। हॉस्पिटल में? वो ठीक है ना? करण की आवाज में अब कंसर्न था। हाँ, किसी और पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसकी मिस्ट्रेस बनी हुई थी। उसकी पत्नी को पता चल गया तो उस लेडी ने शनाया को बहुत मारा। फिर किसी लड़की ने बोला। इन सब में जिया बिल्कुल चुप थी। वॉट? शनाया और मिस्ट्रेस? ऐसा हो ही नहीं सकता, करण ने कॉन्फिडेंटली कहा। लोग अक्सर अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं, पर मुझे हमेशा से पता था शनाया अच्छी लड़की नहीं थी। सो दिस इज पॉसिबल, एक लड़की ने कहा। मैंने ये भी सुना है कि उसने एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय से शादी की है जो ज्यादा कुछ कमाता भी नहीं है, तो हो सकता है अपने शौक पूरे करने के लिए उसने किसी को फंसा लिया हो। उसकी हरकत ही ऐसी थी कि कोई उस पर हाथ उठाए, और अब उसमें इतनी शर्म भी बची थी कि वो यहाँ आए, वो भी अपने पति के साथ। हाउ चीप समवन कैन बी। फिर से शनाया के अगेंस्ट बातें शुरू हो गई थी। हम चलते हैं गाइस, मुझे नहीं लगता हमें शनाया का वेट करना चाहिए, जिया ने कहा। सबके शनाया के बारे में सेम व्यू थे। ये देखकर जिया बहुत खुश थी, पर उसने अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं को थी। मुझे शनाया से मिलना है, मैं उसका वेट करूंगा, करण ने कहा। इतने में वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से आहान और शनाया उतरे। दोनों को देखकर सबके चेहरों पर बहुत अलग अलग रिएक्शन थे। वो अभी भी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखते ही करण आगे बढ़ा और बोला, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम। शनाया ने स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, ये लॉन्ग टाइम। ये तुम्हारा पति है? करण ने पूछा। हाँ, इनका नाम आहान है। शनाया ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, आहान ने बहुत प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, पर करण का हाथ मिलाने का कोई प्लान नहीं था। उसने बस हेलो किया और उसके हाथ को इग्नोर कर दिया। आहान ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर शनाया को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर शनाया ने नोटिस किया कि जिया को छोड़कर बाकी सब उसे घूर रहे थे। शनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे क्यों देख रहे थे। अब सब आ गए, अब चलते हैं, मैंने प्राइवेट स्पेस बुक किया हुआ है, करण ने कहा। हाँ चलते हैं, आज तुम्हारा बहुत खर्चा होगा करण, कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ बेशरम बाहर वालों की वजह से। सब शनाया और आहान को ही घूरते हुए यह बात कह रहे थे। यह अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि यह ताना उन दोनों के लिए ही था। छोड़ो ये सब बातें, हम इतने टाइम बाद मिले हैं, लेट्स एंजॉय दैट, मैं एक्स्ट्रा खर्चा भी अफोर्ड कर सकता हूँ, करण ने कहा और आहान की तरफ देखने लगा। करण आहान का रिएक्शन देखना चाहता था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शनाया, तुम मेरी कार में चलो, करण ने ऑफर किया। नो थैंक यू, आहान और मैं टैक्सी ले लेंगे, शनाया ने मना करते हुए कहा। यह देखकर करण का मुंह बन गया। वो ऐसे ही उसके ऑफर को कैसे माना कर सकती थी। ये देखकर एक लड़की ने तुरंत बोला, शनाया हो सकता है टैक्सी मिलने में देर हो जाए, इसलिए करण के साथ चलो, और वैसे भी करण के पास रेंज रोवर है, तुम कब ऐसे कार में कभी बैठोगी, किसी ने ताना मरते हुए कहा। शनाया 2 दिनों से अस्मिता की रोज रॉयस में घूम रही थी, पर वो ज्यादा आयु करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मन मार कर मान गई। ठीक है, मैं और आहान करण के साथ आते हैं, आहान आर्यन की कार में आ सकता है, हमारी कार में स्पेस नहीं है, करण ने कहा। पर शनाया कुछ कहना चाहती थी, इतने में करण ने कहा, रिलैक्स शनाया, सारी कार एक ही जगह पहुंचेगी। करण शनाया को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि आहान इस कार में ना आए, और वैसे भी हम कितने टाइम बाद मिले हैं,
तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हमारे साथ करण की कार में चलो। जिया ने फेक एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा। शनाया, मैं आर्यन के साथ आता हूं, तुम करण के साथ जाओ, इट्स ओके। आहान ने स्माइल करते हुए कहा। जब करण वहां से निकल रहा था तब उसने आर्यन को कुछ इशारा किया और आर्यन उसे समझ गया। सब बैठो और करण भाई को कार को फॉलो करो, आर्यन ने कहा। जैसे ही आहान ने गाड़ी का दरवाजा खोला, आर्यन ने कहा, तुम टैक्सी ले लो, हमारी कार में जगह नहीं है। पर क्या, ये लो, टैक्सी का किराया कम पड़े तो और मांग लेना, बस हमारी कार में जगह नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते, आर्यन ने घमंड से कहा और गाड़ी स्टॉप करके वहां से जाने लगे। ये देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया पर उसने कुछ कहा नहीं। इस बात का बदला आहान अब कैसे लेगा? क्या आहान अब टैक्सी से ही रेस्टोरेंट पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट एमिरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH82 सारा बिल मैं भरूंगा, आर्यन और बाकी लोगों ने आहान को टैक्सी का बोला और वहां छोड़ के चले गए। आहान वही खड़े हुए सोच रहा था कि ये करण शर्मा तो बहुत अजीब आदमी है। उसने एक लंबी आह भरी और अपने ड्राइवर को कॉल करने लगा। तभी उसके पास एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी चलने वाले ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आहान, गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आलिया शर्मा थी। उसे देखकर आहान चौंक गया था। आहान को मनाली आए कुछ ही दिन हुए थे पर वो आलिया से 2-3 बार मिल चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहान ने पूछा। बस मेरी क्लासेज अभी खत्म हुई है, वापस घर जा रही हूँ, आलिया ने जवाब दिया। आहान भूल गया था कि आलिया भी तो मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी। उसका यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान का शांत चेहरा देखकर आलिया में थोड़ी हिम्मत आई और उसने पूछा, आहान आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। हालांकि आलिया बहुत अमीर और थोड़ी बिगड़ी हुई, यही पर उसका दिल साफ था और साथ ही आलिया चाहती थी कि उसकी और आहान की दोस्ती हो जाए। ये आइडिया आहान को अच्छा लगा। उसने सोचा आलिया से मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्राइवर कितने देर में आएगा ये भी तो नहीं पता था। मुझे ली मेरिडियन जाना है, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, आहान ने गिल्टी फील करते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया को इसमें कोई परेशानी नहीं थी बल्कि उसे आहान के साथ अकेले टाइम मिल गया था। वो बहुत क्यूरियसली ये भी जानना चाहती थी कि उस दिन उसके साथ वो 2 लड़कियां कौन थी। ये सुनकर आहान आलिया के पास वाली सीट पर बैठ गया। आलिया के साथ उस गाड़ी में उसके करीबी दोस्तों के अलावा और कोई कभी नहीं बैठा था, पर आज न सिर्फ उसके साथ आहान बैठा था बल्कि उसने खुद गाड़ी रोककर मदद ऑफर की थी। आलिया नहीं जानती थी कि आखिर आहान की असली पहचान क्या थी। किसी ने ऐसा होते हुए देखा और आहान की फोटो मनाली यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर अपलोड कर दी। इससे उस ग्रुप में मैसेज आने लगे। गाड़ी में भी आहान ने आलिया पर ध्यान नहीं दिया था, वो अपने आप में बिजी था। इससे आलिया समझ गई थी कि आहान प्रिटेंड नहीं कर रहा था बल्कि सच में उसे उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचे। आहान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट करूं? आपके खाने के बाद मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूंगी, आलिया ने पूछा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगा, थैंक यू, आहान जल्दबाजी में मन करते हुए कहा। ओके, आलिया ने निराश होते हुए जवाब दिया। आहान सोच रहा था कि अगर शनाया ने उसे आलिया के साथ देख लिया तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। अक्सर औरतें इन मामलों में बहुत सेंसिटिव होती है। यही सोचते हुए आहान गाड़ी से उतर गया। तभी वहां करण की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद करण शनाया के पास चलने लगा और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। दरअसल वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिया को जलन हो रही थी। शनाया के बारे में इतना भला बुरा सुनने के बाद भी करण उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था, उसने जिया से कहा, जिया उस आदमी को देखो जो उस लाल फरारी से उतरा है, वो शायद शनाया का पति है। जिया ने भी गौर से देखा पर उसे कुछ खास समझ नहीं आया। हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो एक मामूली एम्प्लॉय है, उसके पास फरारी वालों के कॉन्टैक्ट्स कहां से होंगे। जिया ने इग्नोर करते हुए कहा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो, वो अभी भी आर्यन की कार में ही होगा। ऐश्वर्या ने अपनी गलती मानते हुए कहा। चलो जल्दी चलते हैं, करण और शनाया आगे चले गए हैं, कहीं शनाया उसे अपनी बातों में फंसा न ले, जिया ने उन्हें आगे जाता देखते हुए कहा। जब दोनों जल्दबाजी में रिसेप्शन पर पहुंचे तभी उनके पीछे पीछे आहान भी पहुंचा। ऐश्वर्या ये देखकर हैरान हो गई थी कि ये यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंचा और आर्यन और बाकी सब कहाँ थे। तुम यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच गए, और आर्यन कहाँ है? ऐश्वर्या ने कंफ्यूज्ड टोन में पूछा। वो अभी पीछे हैं, मैं पहले पहुंच गया, आहान ने कहा। पहले? तुम तो उनके साथ उनकी कार में ही थे ना? अब ऐश्वर्या का शक गहरा होता जा रहा था। नहीं, उनकी कार में जगह नहीं थी इसलिए मैं टैक्सी से आ गया, आहान ने कैजुअली बोला। तुम टैक्सी में हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हो? करण ने सवाल किया। मैं पहले क्यों नहीं पहुंच सकता, आहान ने कहा। आहान का एटीट्यूड देखकर ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया पर जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा जिया ने उसे रोक दिया।
जाने दो, ऐश्वर्या पहुंच गया होगा जल्दी। चलो हम अंदर चलते हैं। जिया समझ गई थी कि वो उस लाल गाड़ी में ही आया था और उसको चलाने वाली कोई औरत थी। शनाया को ये बात बताने से पहले वो खुद पूरी तरह शो होना चाहती थी, इसलिए उसने ऐश्वर्या को भी रोक दिया। सब करण के पीछे रेस्टोरेंट में घुसे और उसके बुक किए हुए प्राइवेट हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद आर्यन और बाकी सब वहां पहुंचे। आहान को शनाया के पास बैठा देखकर आर्यन चौंक गया। ये यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच सकता है? इसको इतनी आसानी से टैक्सी कैसे मिल गई? उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया। आहान शनाया के पास बैठा था और उसके पास में ही करण और जिया बैठे थे। जिया बार बार करण को टच कर रही थी और हंस रही थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारे लिए वाइन बॉटल्स ले आइए, करण ने वेटर से कहा। और जिसे भी जो कुछ खाना है वो ऑर्डर कर सकता है, उसने अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार से कहा। शनाया, यहाँ को फिश करी बहुत टेस्टी है, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? करण ने शनाया से पूछा। शनाया माना करना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती आहान ने जवाब दिया, शनाया को फिश पसंद नहीं है, उसे चिकन ज्यादा पसंद है। हम बटर चिकन ऑर्डर कर देते हैं। मैं शनाया से बात कर रहा था और उसके लिए ऑर्डर कर रहा था। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? करण ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। शनाया मेरी वाइफ है, मैं उसके बिहाफ पर जवाब दे सकता हूँ, है ना शनाया? और तुम शनाया से ही पूछ लो वो क्या खाना प्रेफर करेगी। आहान ने कामली कहा। हाँ प्लीज बटर चिकन ही खाते हैं, मुझे चिकन बहुत पसंद है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर करण का मुंह उतर गया। सब तो कह रहे थे कि शनाया अपनी शादी में खुश नहीं है, फिर ये सब क्या था? उसने अपने पति को चीट किया और अब उसी की साइड भी ले रही है। अब ऐश्वर्या से नहीं देखा गया। उसने जवाब दिया, तुम होते कौन हो ऑर्डर देने वाले या नहीं देने वाले? ये ट्रीट करण की तरफ से है, इसलिए उसे ही डिसाइड करने दो। मैंने बोला था उसे मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं अपने खाने के पैसे खुद दे सकता हूँ, आहान ने कहा। रियली तुम एक मामूली से वर्कर हो, तुम यहाँ का सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे खाने के पैसे कैसे दोगे? आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा। एग्जैक्टली तुम जो रोसाइड खाना खाते हो उन्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या पता होगा? अगर करण नहीं होता तो खाना तो दूर, तुम इस रेस्टोरेंट में घुस भी नहीं सकते थे। ऐश्वर्या ने उसे ताना मरते हुए कहा। मैं यहाँ खाना खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुमसे किसने कह दिया? आहान ने ठंडे एक्सप्रेशन से पूछा। सच तो यही था कि खाना तो क्या वो ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदना भी अफोर्ड कर सकता था। ओह, तो अब तुम दिखावा कर रहे हो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारी सैलरी कुछ हजार रुपए ही है। उतने पैसों में तुम यहाँ क्या खा सकते हो? किसी ने आहान को पूछा। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो करण भाई जैसे बनो, सबके खाने के पैसे तुम ही दे दो, आर्यन ने कहा। वहां का खाना बहुत महंगा था, हर कोई वहां खाना नहीं खा सकता था। उनके हिसाब से आहान की 2-3 महीने की सैलरी से ही वो वहां पेमेंट कर सकता था। हाँ, मैं आर्यन की बात से सहमत हूँ, सबका बिल तुम पे कर देना आज, ऐश्वर्या ने कहा। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने कॉन्फिडेंटली पूछा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर सबसे महान है, आर्यन ने कहा। हम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? अब आहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा जरूर करूंगा, आर्यन ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। आर्यन ने आहान के सस्ते से कपड़े देखे और उसकी पर्सनैलिटी को जज किया। ऐसा इंसान सबके खाने के पैसे तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। ठीक है, जब सब खाना खा लेंगे तब मैं पैसे दे दूंगा, पर तुमने क्या बोला ये तुम मत भूलना, आहान ने कहा। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन हैरान था, पर फिर भी उसने कूल दिखने की कोशिश की। हम इतने सारे लोग हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने सारे लोगों का बिल कितना आएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, जो खाना है वो खाओ, आहान ने कहा। अगर तुम खाने के बीच में भाग गए तो? ऐश्वर्या ने पूछा। शनाया यहाँ है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां जितने लोग थे सब शॉक्ड थे। आहान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। ऐश्वर्या सोच रही थी, क्या सच में वो आहान ही था जो इस लाल फरारी से उतरा था? क्या ऐसा हो सकता था कि आहान से पास सच में बहुत पैसा हो? वहीं आर्यन के मन में भी यही चल रहा था, पर चाहे कुछ भी हो जाए आर्यन ऐसे हार नहीं मान सकता था। अगर वो हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। फाइन, इट्स अ डील, अगर तुमने बिल भर दिया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर सबसे महान है, आर्यन ने कहा। अगर आहान पैसे भर भी देता तो उसे बस ये बात ही तो बोलनी थी, पर आहान की कई महीनों की सैलरी आज इस बिल में जाने वाली थी। ठीक है, फिर मुझे महान बुलाने के लिए तैयार हो जाओ, आहान ने हंसते हुए कहा। अब शनाया थोड़ा घबरा गई। आहान के पास सेविंग्स तो थी, पर कितनी थी उसे ये नहीं पता था। शुरुआत से अब तक शनाया बस चुप रही। अब जब आहान बिल भर रहा है तो चलो सब अपना अपना खाना ऑर्डर करो, आर्यन ने कहा। आर्यन ने सोचा था कि वो करण का ज्यादा खर्चा नहीं करवाएगा, पर अब जब आहान बिल भरने वाला है तो वो जमकर ऑर्डर करेगा।
इतना सुनते ही सबने अपने अपने ऑर्डर बताना शुरू किया। सबने पहले कम खाना मंगवाने का प्लान किया था, पर अब सबके ऑर्डर बढ़ गए थे। तभी जिया करण की तरफ अपना मुंह करते हुए बोली, करण अगर ये आहान पेमेंट नहीं कर पाया तो। जिया का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो रेस्टोरेंट वाले उन्हें इतना खाना भी नहीं देंगे और यहाँ से जाने भी नहीं देने। हो सकता था कि अपना अपना पेमेंट सबको खुद करना पड़े या फिर करण को अकेले सबका पेमेंट करना पड़े। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भी समझ गया था कि क्या हो सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये सोचते ही करण ने जल्दी से कहा, जो भी अब तक सबने ऑर्डर कर दिया है उतना ठीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना वेस्ट न करें। अगर कोई सबका बिल नहीं दे पाया तो सबको अपना अपना बिल देना पड़ेगा। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था। सब जानते थे कि अगर आहान दिखावा कर रहा है तो सबको अपने पैसे खुद देने पड़ेंगे, और भले ही करण कितना ही अमीर क्यों ना हो, सबके पैसे तो वो नहीं देने वाला था। अब सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। सबको एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहे थे। उसे लगा था कि ये लोग बहुत कुछ ऑर्डर करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आहान ने मन में सोचा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगा, पर तुम लोगों को मुझ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यो लॉस। इस बीच करण लगातार आहान को देख रहा था। वो उसके एक्सप्रेशन जानने को कोशिश कर रहा था। अगर आहान के चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट होती, इसका मतलब ये होता कि वो अब तक दिखावा कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आहान का चेहरा बहुत शांत था, पर शनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहीं आहान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। आखिर शनाया के सामने अब वो इतना बिल कैसे भरेगा? क्या अब शनाया को उसका सच पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट एमिरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH83 ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन। आहान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत था। ये देखकर करण के मन में डाउट हुआ। एक बैंक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी तो नहीं हो सकती थी कि वो हजारों का खाना अफोर्ड कर सके। उधर जिया भी इसी सोच में थी कि अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो। वो बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पास पैसे है या नहीं है। खाना खाते वक्त करण का सारा ध्यान शनाया पर था, और इस बात से जिया को बहुत जलन हो रही थी। जब उससे ये और नहीं देखा गया, तब वो उठकर बाथरूम की तरफ गई और अपना मेकअप और बाल ठीक किए और वापस आकर करण के पास बैठ गई। उसने अपनी ड्रेस की फिटिंग भी ऐसी कर ली थी जिससे उसका फिगर और अट्रैक्टिव लगे। वो करण से फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। करण सिर्फ खाना खाना कितना बोरिंग है, कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हैं। जिया ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे ही जिया उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। करण ऐसी चालें अच्छे से समझता था। वो जानता था कि जिया ये सब क्यों कर रही थी। उसने भी सोचा कि अगर शनाया न मिली तो जिया ही सही। ये सोचकर करण ने बोला, हाँ लेट्स ड्रिंक, वेटर बॉटल्स ऑफ व्हाइट वाइन प्लीज। कुछ ही देर में वहां पर व्हाइट वाइन की बॉटल्स आ गई, जो कि बहुत एज थी और नेशनल वाइन सेलर से आई थी। आहान तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस कितना है? जिया ने अचानक से पूछा। ये सुनकर आहान थोड़ा चौंक गया। उसने मुंह बनाते हुए बोला, बुरा नहीं है। अच्छा बुरा नहीं है, तो फिर करण जैसा होगा। जिया ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे ये कैसे पता होगा, मैंने कभी करण के साथ ड्रिंक नहीं किया है। आहान ने कामली कहा। हालांकि उसे समझ आ गया था कि जिया करना क्या चाहती है। तो अपील लो। जिया करण की नजरों में उठना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। अभी करण का सबसे बड़ा दुश्मन आहान ही था, और आहान को चैलेंज करके जिया करण को इम्प्रेस कर रही थी। जिया जानती थी कि करण का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छा था, और वो कभी भी इस चैलेंज में हारा नहीं था। उधर करण भी जिया के इंटेंशन समझ गया था, और मर्द होने के नाते वो अब पीछे नहीं हट सकता था। अगर कोई लड़की किसी दूसरे लड़के के सामने उस पर इतना विश्वास दिखाए, तो अब उस लड़के की जिम्मेदारी होता है उस पर खरा उतरना। इसलिए करण ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त अगर शनाया भी कुछ बोल देती तो आहान पीछे नहीं हट सकता था। क्या बोलते हो फिर? आहान है हिम्मत ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? करण ने कॉन्फिडेंटली कहा। अब आहान के पास दो ही ऑप्शंस थे, वो या तो हार मान सकता था या फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता था, और जहां तक की बात करण की थी, करण को ऐसे चैलेंज में कोई नहीं हरा सकता था। करण के दिमाग में अब ये चल रहा था कि अगर आहान पूरी तरह से अपने होश खो बैठेगा तो वो शनाया के साथ अपने रिश्ते सही कर सकता था और आहान की और बेइज्जती कर सकता है। तुम सच में ये कंपटीशन करना चाहते हो? आहान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम में हिम्मत नहीं है? करण ओवर कॉन्फिडेंट था। ऐसा नहीं है, तुम बस बाद में पछताना मत। आहान ने मुस्कुराहट के साथ कहा। पछतावा? मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। करण ने ताना मरते हुए कहा। तुम शो हो ना? आहान ने कंफर्म करते हुए पूछा। आई एम। तुम बातें कम करो और अगर मर्द हो तो हाँ या ना बोलो। करण अब थोड़ा भड़क गया था। ओके, आहान ने कहा। वेटर बैग की बॉटल्स लेकर आओ। आहान ने चिल्लाकर बोला। बियर पीने का क्या फायदा? यहाँ पर व्हाइट वाइन है, वो पीते हैं। आहान ने कहा।
ये सुनकर करण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। व्हाइट वाइन, वो भी डायरेक्ट। उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल तो नहीं हो गया। अगर व्हाइट वाइन डायरेक्टली पिएंगे तो पूरी बॉडी में जलन होने लगेगी। बाकी सब भी आहान को हैरानी में देख रहे थे। व्हाइट वाइन कोई सीधा कैसे पी सकता था, और वैसे भी ये वाइन बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग थी, इसके कुछ ग्लास पीने से ही इंसान का गला जल सकता था, फिर ये बोतल पीने की बात क्यों कर रहा है? क्या हुआ, डर गए? आहान ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। इस पर करण को गुस्सा आ गया। इतनी व्हाइट वाइन पीना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं डरता हूँ। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम अगर एक बोतल पी लोगे तो तुम्हारा पेट जलने लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करण हार नहीं मानना चाहता था, पर असल में वो बहुत डरा हुआ था। वो बस किसी तरह आहान को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग बातें ढूंढ रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा है तो तुम ग्लास से धीरे धीरे पी सकते हो, आहान ने कहा। और तुम कैसे पियोगे? करण ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं सीधा बोतल से एक बार में पीऊंगा, आहान ने कहा। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? करण ने सोचा, ये खुद को क्या समझता है? हाँ, मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। इस पर करण की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। करण को अब गुस्सा आ गया था। तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, आहान ने कहा। ठीक है, बाद में मुकरना मत। सब और शनाया यहीं पर है, करण ने फाइनली कहा। अब अगर तुम्हारे पास बहाने खत्म हो गए हो तो शुरू करें, आहान ने फाइनली थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा। आहान दोनों को इतना सीरियस होते देख शनाया घबरा गई। डोंट वरी बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आहान ने शनाया को समझाया। शनाया के पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी गर्दन नीचे कर ली। इतने में आहान के सामने वाइन बॉटल्स थी और करण के सामने वाइन ग्लासेज थी। पता नहीं ये अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझता है। करण से ड्रिंक करने में शर्त लगाना मतलब हार को खुद इनवाइट करना। मुझे लगता है इसे अपना डिसीजन रिग्रेट करना पड़ेगा। क्या लगता है ये कितनी बॉटल्स पी पाएगा? कितनी बॉटल्स? एक भी पी ली तो बड़ी बात ही होगी। इसने करण से गलत पंगा ले लिया। सब जानते हैं कि करण की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। एक्सैक्टली ऐसे ही थोड़ी उसे मैडमैन बोले जाता था। ली मेरिडियन के उस प्राइवेट हॉल में फिर से आहान के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई थी। कोई नहीं चाहता था कि आहान जीते, पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर सबके मन में एक डाउट अब भी था। लेट्स स्टार्ट, करण ने कहा। एक मिनट, आहान ने अचानक से कहा। क्यों, अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम सीधे सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? करण ने स्मर्क करते हुए कहा। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, बस मेरे पास एक सजेशन है, आहान ने कहा। क्यों ना हम एम्बुलेंस को बुला ले? वहां जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान एम्बुलेंस बुलाने की बात क्यों कर रहा था। हाँ, अभी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हो? करण ने कहा। मैं एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बुलाने की बात कर रहा हूँ, आहान मुस्कुरा रहा था। जिया मन में सोच रही थी कि इस पागल में इतनी अकड़ किस बात की है। ये करण की कैपेसिटी जानता भी नहीं है, फिर भी उसे ऐसे चैलेंज कर रहा है। बाकी लोग एक अलग सोच में थे। अभी तक उन्होंने पीना शुरू भी नहीं किया था और अभी से एम्बुलेंस बुलाने कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पर हंसे या उन्हें चीयर करे। कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी एम्बुलेंस मत बुलाना। करण को अब गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, बाद में रिग्रेट मत करना, आहान ने फाइनली कहा। मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। इतना कहकर करण ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। अब तुम्हारी बारी, करण ने अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा। इस पर आहान ने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइन की बोतल उठाकर एक बार में गटक गया। उसने पूरी बोतल को ऐसे खत्म किया था जैसे वो वाइन नहीं पानी था। सब वहां उसे देखते रह गए। अब तुम्हारी बारी, आहान ने कैजुअली कहा। करण ने दूसरा ग्लास उठाया और उसे भी एक बार में पी गया। तुम्हारी बारी, उसने ग्लास को रखते हुए कहा। आहान ने दूसरी वाइन की बोतल उठाई और उसे भी आराम से पी लिया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी बोतल को भी उसने इतने आराम से पी लिया था और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था। उसके चेहरे पर जो बदलाव आया था वो इतना था कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। तुम्हारी बारी, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। उसके लिए इतना अल्कोहल डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। करण ने कुछ बोला नहीं, बस अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पी लिया। इस बार उसके लिए ये ग्लास खत्म करना इतना आसान नहीं था। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। कारण सोच रहा था कि भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो पानी की तरह वाइन नहीं पी सकता था। और पीने की ताकत है तुम में? आहान ने पूछा। हम अभी तो ये शुरुआत है, मैं और पी सकता हूं, तुम अपनी ड्रिंक पे ध्यान दो, करण ने कहा।
ठीक है फिर, इतना बोलकर आहान ने तीसरी बोतल उठाए और उसे भी एक बार में पी गया। आहान के चेहरे के रंग के अलावा और कुछ नहीं बदला था। आहान को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आहान ने जो बोला था वो झूठ या दिखावा नहीं था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे आहान वाइन नहीं पानी पी रहा था। ऐसा करते करते आहान ने 8 वाइन की बोतल खत्म कर दी थी। हालांकि करण ने आहान से बहुत कम पी थी, फिर भी उसकी हालत आहान के मुकाबले ज्यादा खराब थी। उसका सिर चकराने लगा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आहान ने एक वाइन की बोतल और उठाए और उसे भी वैसे ही एक बार में पी गया जैसे कि पहली को पिया था। ये देखकर अब करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वेटर को बुलाया, वेटर इधर आओ। सर क्या हुआ, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? कुछ वेटर्स भागते हुए उस प्राइवेट हॉल में आए। ये क्या मजाक है? क्या तुमने नकली वाइन सर्व की है? करण ने आहान की तरफ पड़ी खली वाइन की बोतल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो सर, हमारा रेस्टोरेंट पूरे मनाली में बहुत फेमस है और हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। हमारी वाइन 100% ओरिजिनल है। वेटर का चेहरा डर से लाल हो गया था। अच्छा तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आदमी 8 बोतल्स पी ले और इसे जरा भी नशा नहीं हो? करण अभी भी चिल्ला रहा था। 8 बोतल, ये सुनकर वहां मौजूद वेटर्स भी हैरान हो गए। वाइन्स बहुत स्ट्रांग थी, किसी का 8 बोतल्स पी लेने के बाद इतना काम रहना नामुमकिन था। सर क्या आपने सच में ये 8 बोतल्स अकेले खत्म की है? एक वेटर ने अचानक से पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? करण ने गुस्से में कहा। एक तो नकली वाइन सर्व करते हो, ऊपर से बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर प्लीज काम डाउन, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाती हूँ। अब ये मामला उन वेटर्स के हाथ से निकल चुका था। आहान वाइन की 8 बोतल्स पीने के बाद भी आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। उधर आहान को देखकर शनाया हैरान थी। शनाया ने आहान को कभी ऐसे शराब पीते नहीं देखा था। इतनी वाइन पीने के बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे था? और उधर करण की ऐसी हालत देखकर जिया गिल्टी फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं उसने करण को गलत जगह फंसा तो नहीं दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करण के गुस्से की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी? आहान इस सिचुएशन को अब कैसे संभालेगा? अभी तो बिल आना बाकी था। ये रियूनियन क्या मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH84, ये वाइन नकली है। कुछ ही देर बाद उधर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो होटल का मैनेजर था। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माय नेम इज महेश सक्सेना। फिर उसने अपनी नजरें करण की तरफ की और बोला, सर लगता है हमारे रेस्टोरेंट की वाइन नकली है। इस वक्त करण बुरी तरह से नशे में था। उसने जवाब दिया, नकली भले ना हो पर हो सकता है तुमने उसमें पानी मिलाया हो। नहीं तो 8 बोतल वाइन ये अकेले कैसे पी सकता था? महेश ने अपनी नजर आहान की तरफ घुमाए और उसे इतना रिलैक्स देखकर उसका मुंह खुल गया। महेश को पक्का यकीन था कि ये वाइन 100% ओरिजिनल थी और सीधा नेशनल वाइन सेलर से आई थी। सर आपका शक करना बिल्कुल सही है, पर जो वाइन उन्होंने पी है और जो वाइन आपने पी है वो सेम बैच की है। दोनों की वाइन में कोई फर्क नहीं है, महेश ने समझाते हुए कहा। तो क्या हुआ? करण अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि वो कुछ समझ पाता। नशे से उसका सिर चकरा रहा था। सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा बैच फेक होता तो आप इतना नशे में होते, महेश ने करण से कहा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं नशे में नहीं हूं। करण को एहसास हो गया था कि उसने कुछ कांड कर दिया है। अगर वाइन फेक होती तो उसे नशा नहीं होता, पर वो जानता था कि वो नशे में है। करण किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि वो आहान से बेटर है। अब महेश में उसे नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने कहा, ओके ओके सर आप नशे में नहीं है, पर मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि ये वाइन नकली नहीं है। इतना कहकर उसने एक गैजेट मंगवाया और आहान की वाइन की बॉटल्स और करण की वाइन बॉटल्स को स्कैन करके दिखाया। सारी बॉटल्स एक ही बैच की थी। सर अब तो आपने खुद देख लिया कि ये वाइन सेम बैच से आए और बिल्कुल असली है, पर अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं उस नेशनल वाइन सेलर के ओनर से आपकी बात करवा देता हूँ। महेश के पास अब करण को विश्वास दिलाने का और कोई चारा नहीं बचा था। करण का चेहरा अब बिगड़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके वेटर ने बोतल खोलकर उसमें कुछ मिला दिया हो? ये सुनकर आहान को हंसी आ गई। वो सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, अपनी हार मानना ही नहीं चाहता। इतना रेपुटेड इंसान होकर भी यहाँ हंगामा कर रहा है। सर आप हमारे गेस्ट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। हमारे वेटर्स इतने केयरलेस नहीं है। आप प्लीज उन पर ऐसे बेतुके इल्जाम मत लगाइए। वैसे भी यहाँ ऐसा तमाशा करके आप पहले ही हमारी रेपुटेशन पर उंगली उठा चुके हैं। महेश हो अब गुस्सा आ गया था। होटल चोपड़ा फैमिली ओन करती थी और अगर उन्हें पता चल जाता ही यहाँ ऐसा तमाशा हो रहा है तो फिर वो महेश को माफ नहीं करते। सॉरी मिस्टर महेश, शायद मैंने ज्यादा पी ली और कुछ ज्यादा ही बोल गया। करण को एहसास हुआ कि नशे में वो वहां पर तमाशा कर चुका था। महेश उन्हें देखकर समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगा होगा और करण हार गया।
अब करण अपनी हार का ठीकरा रेस्टोरेंट पर फोड़ना चाहता था, पर वो भी एक नामी रेस्टोरेंट था, उस पर ऐसे ही कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। करण का साथ देने के लिए जिया ने मैनेजर महेश से कहा, महेश जी वी आर सॉरी, करण ने ज्यादा पी ली इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिएगा। हुम्फ, इस बार मैं आप लोगों को माफ करता हूं, पर अगली बार इस रेस्टोरेंट पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना, महेश ने कहा। करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अगर उसके साथ ये कहीं और हुआ होता या किसी और ने किया होता तो शायद वो उसे उधर ही सबक सिखा देता, पर महेश सक्सेना के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था। महेश सक्सेना खुद एक वेल बिहेव्ड और रिप्यूटेड इंसान थे और उसके साथ ही वो चोपड़ा फैमिली के एम्प्लॉय थे। सब दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हार गए तो इस बात को मान लो, बिना फालतू तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अगर महेश का दिल इतना बड़ा नहीं होता तो आज सब बुरा फंसते। सबने मान लिया था कि आहान की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज्यादा था और करण उसके आसपास भी नहीं था। जहां करण ने ग्लास से वाइन पीकर इतना तमाशा कर दिया था, वही आहान बॉटल्स पे बॉटल्स खत्म करने के बाद भी कूल था। करण भाई आप ठीक है? आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? आर्यन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, पर फिर उसे भी लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया था। आहान ने पहले ही बोला था कि उन्हें करण के लिए एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, पर करण ने आर्यन की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। उस वक्त तो सबको लग रहा था कि आहान बस दिखावा कर रहा है, पर अब नजर आ रहा था कि अगर करण आहान के बराबर पिता तो पक्का उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ती। मैंने तो पहले ही कहा था एम्बुलेंस बुला लो, आहान ने ताना मारते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। करण की आंखें गुस्से से और नशे से लाल हो चुकी थी। आहान तुम तो ठीक हो ना? शनाया ने पूछा। यस बेबी आई एम फाइन, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में करण थोड़ा लड़खड़ाया और वही कुर्सी पर बैठ गया। करण भाई आराम से, आपको बहुत चढ़ गई है, आर्यन ने कहा। आर्यन के ये शब्द करण को ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसके जले पर काला नमक छिड़क दिया हो। शट अप, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर तुम ठीक हो तो चलो कंटिन्यू करते हैं, आहान ने कहा। यह सुनकर करण हैरान हो गया था। अब ये पागल आदमी उसकी जान लेना चाहता था क्या? मिस्टर आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम करण के साथ बैठ सको। ये तो उसका बड़पन है कि उसने तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक किया है, जिया ने ताना मारते हुए कहा। भले ही करण हार चुका था, पर अभी भी जिया की नजर में वो आहान से ऊपर था। जहां आहान एक मामूली एम्प्लॉय था, वहीं करण एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसलिए जिया को उसकी साइड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर से उस प्राइवेट हॉल में आहान के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई थी ताकि करण को अच्छा लगने लगे। शनाया को लगा था कि जिया ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी रूममेट रह चुकी थी। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसे आहान की साइड नहीं लेना थी तो न लेती, पर उसे करण की साइड भी नहीं लेनी चाहिए थी। शनाया को जिया की चाल समझ नहीं आ सकती थी क्योंकि वो इन सब के लिए बहुत भोली थी। पर आहान ये सब अच्छे से समझ गया था। इतने समय उसे लग रहा था कि जिया करण से दोस्ती करना चाहती है, पर अब वो समझ गया था कि जिया उसके करीब आना चाहती थी। जब सबका बोलकर हो गया तब करण उठकर बाथरूम की तरफ गया और उसके पीछे पीछे जिया भी गई। जब दोनों कुछ देर बाद वापस आए तब सब समझ गए थे कि बाथरूम में क्या हुआ होगा। जिया के चेहरे पर अलग तरह की खुशी थी और करण भी बहुत सेटिस्फाइड लग रहा था। ये देखकर सब हैरान हो गए थे। जिया ने सब लड़कियों को कहा था कि हमें करण को शनाया से बचाना, पर यहाँ तो ये खुद उसके साथ थी। सभी लड़कियों के दिल टूट गए थे। शनाया को भी ये सब बहुत अजीब लगा। उसने जिया से ये उम्मीद नहीं की थी। उसकी नजर में जिया बहुत सिंपल लड़की थी और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो मैरिड थी। आहान, जिया तो शादीशुदा है? शनाया ने धीरे से आहान से पूछा। शनाया तुम इन सब के लिए बहुत भोली हो, इन्हें अवॉइड करो, आहान इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। पर आहान, ये सब कितना अजीब है, एक रिश्ते में होकर कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? हमारी शादी तो एक समझौता थी, पर फिर भी मैं तुमसे आज प्यार। शनाया ने अपनी बात पूरी नहीं की और चुप हो गई। हम क्या? आहान ने उसे छेड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, शनाया ने शर्माते हुए जवाब दिया। आहान ने भी शनाया को ज्यादा फोर्स नहीं किया था। जब सबका डिनर कंप्लीट हो गया तब कोई उठा नहीं, सबकी नजरें आहान की तरफ थी। ऐश्वर्या ने तपाक से बोला, देख क्या रहे हो, जाओ बिल पे करो। आहान आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें याद है ना तुमने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल याद है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें महान बुलाने का, आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वेटर बिल, ऐश्वर्या ने तुरंत बिल मंगवाया। यस माम, ये रहा आपका बिल जो है 1,03,000, वेटर ने ऐश्वर्या को बिल देते हुए कहा। सब इतना बिल सुनकर हैरान हो गए थे। आहान इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करने वाला था? करण के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अगर उसे इतना बिल देना पड़ जाता तो उसकी हालत खराब हो जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल में मिसकैलकुलेशन हो? किसी ने कहा। हम तो इतने कम लोग हैं तो इतना बिल कैसे आ सकता है? किसी और ने कहा। ऐसा नहीं है कि सबको आहान की चिंता थी, पर असल में सब इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर आहान बिल नहीं भर पाया तो उन्हें हिस्सा देना होगा।
शर्त भले ही आहान और आर्यन के बीच लगी हो पर खाना तो सबने खाया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों का सारा ऑर्डर यहाँ पर रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उस वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने सोचा कि ऑर्डर देख के भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। सबने बहुत कुछ ऑर्डर किया था और अल्कोहल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हुई थी। उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। मैम, ये बिल कौन पे करेगा? वेटर ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, ये बिल उन्हें दो, ऐश्वर्या ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर प्लीज रिसेप्शन पर आ जाए, वह वेटर ने अपना कंफ्यूजन छुपाते हुए कहा। ध्यान रखना ये भाग न जाए, ऐश्वर्या ने कहा। आहान, ऐसा नहीं है, अगर उसने बोला है वो बिल देगा तो वो देगा। डोंट जज हिम, शनाया ने जवाब दिया। आहान तुम्हारा पति है, मेरा नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा वो कैसा है और कैसा नहीं, ऐश्वर्या ने कहा। तुम, बोलते बोलते शनाया चुप हो गई। शनाया जानती थी ऐश्वर्या जैसी लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ऐश्वर्या की बातों से सब सहमत थे क्योंकि जितना अमाउंट था वो एक मामूली एम्प्लॉय भर नहीं सकता था। इसलिए सबको चिंता थी कि कहीं आहान भाग न जाए, वरना उन्हें अपने पूरे महीने की सैलरी दो बेवकूफों की वजह से खोनी पड़ेगी। सब लोगों ने आहान को घेर लिया था और सब रिसेप्शन पर पहुंचे। महेश भी वहीं थे। रिसेप्शन पर जो लेडी बैठी थी उन्होंने सबको ग्रीट किया। जल्दी से बिल भरो, मैं तुम्हें महान बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा। जिया ने करण का हाथ पकड़ रखा था और वो आहान की बेइज्जती होने का इंतजार कर रही थी। वो आहान के बारे में अच्छे से जानती थी। एक मामूली बैंक एम्प्लॉय ये अमाउंट पे नहीं कर सकता था। इतना में आहान ने अपना कार्ड निकाला और रिसेप्शन पर बैठी उस लेडी को दे दिया। अच्छा, तो तुम इस कार्ड से पेमेंट करने वाले हो? तुम्हारे इस कार्ड में इतने पैसे हैं भी? ऐश्वर्या ने पूछा। तुम क्यों इतना परेशान और उतावली हो रही हो? शर्त तो मेरे और आर्यन के बीच में लगी है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। Whatever, इतना बोलकर ऐश्वर्या चुप हो गई। तभी करण आगे आया और शनाया से बोला, शनाया तुम चाहो तो अपने पति को मुझसे लोन लेने के लिए बोल सकती हो, पेमेंट मैं कर देता हूं, तुम बाद में इसे पे बैक करते रहना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शनाया ने कहा। शनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम सबके सामने एम्बेरस हो जाओ, मैंने तो बस इसलिए कहा था। करण पीछे हट गया। मैं अपनी शनाया को कभी एम्बेरस नहीं होने दूंगा, आहान ने कहा और रिसेप्शन पर बैठी लेडी को कार्ड स्वाइप करने के लिए कहा। सबकी नजरें अब उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। उसने आहान के हाथ से कार्ड लेकर जैसे ही स्वाइप किया उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। उसने ऐसा क्या देखा था जो उसके चेहरे का रंग बदल गया था? क्या आहान के इस कार्ड से पेमेंट होना पॉसिबल था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH85, आहान तुम महान हो। सबकी नजरें उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। जैसे ही उसने आहान के हाथ के कार्ड लिया और स्वाइप किया उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। उसने हड़बड़ाहट में अपना चश्मे उतरा, आंखों को मला और फिर से मशीन पर देखने लगी। अब उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ? क्या आहान के कार्ड में बिल्कुल पैसे नहीं है? रिसेप्शनिस्ट का ऐसा चेहरा देखकर ऐश्वर्या ने पूछा। बाकी सब लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि उन्हें एक मामूली बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसों की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी। उनकी बातें सुनकर भी वो रिसेप्शनिस्ट कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि आहान के पास पैसे नहीं थी, बल्कि आहान के कार्ड में इतने पैसे थे कि वो उन्हें ढंग से गिन भी नहीं कर पा रही थी। इतने साल रिसेप्शन पर कश कलेक्ट करने के बाद भी उसने कभी इतना बड़ा अमाउंट किसी के कार्ड में नहीं देखा था। उसे अचानक से लगने लगा था कि जो ये अमीर बाप के बेटे यहाँ आते हैं वो आहान के सामने कुछ नहीं है। किस सोच में डूब गई आप? अगर इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो आप बता दीजिए, इसकी इज्जत की चिंता मत कीजिए, जिया ने मुंह बिगड़ते हुए कहा। शनाया, आहान से कहो मेरा कार्ड स्वाइप कर ले, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, करण ने स्माइल करते हुए कहा। शनाया को कुछ समझ कि वो क्या करे। अगर आहान के पास पैसे नहीं थे तो फिर उसने पैसे देने की बात की ही क्यों? पर जब शनाया ने आहान की तरफ देखा तब वो बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर पैनिक का नामो निशान नहीं था। इससे शनाया और कंफ्यूज हो गई। आखिर बात क्या है? क्या इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? मैनेजर महेश ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। ये रिसेप्शनिस्ट बहुत एक्सपीरियंस थी, हर सिचुएशन को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। फिर आज इनके चेहरा का रंग उड़ा हुआ देखकर महेश को भी फिक्र होने लगी। ये बात सुनकर उसने तुरंत रिएक्ट किया, है इनके अकाउंट में पैसे हैं, और मन ही मन में बोला, इतने पैसे हैं कि ये इस खाने का बिल तो क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता है। अगर पैसे हैं तो तुम सोच क्या रही हो, जल्दी से पेमेंट प्रोसेस करो, महेश ने उसे याद दिलाते हुए कहा। यस सर, अभी करती हूँ, उसने तुरंत बोला और अपना काम करने लगी। उसने आज सच में अपना धैर्य खो दिया था। वो एक मामूली इंसान थी और उसने कभी भी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। जब सबने ये बात सुनी तो सबके मुंह खुले रह गए। आहान शर्त जीत चुका था, उसके पास सच में सबके खाने के पैसे थे। महेश जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी रिसेप्शनिस्ट से कोई गलती हो गई हो? इस आदमी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं?
ऐश्वर्या को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने महेश से कंफर्म करना चाहा। नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। महेश ने कड़क आवाज में कहा। अगर उससे कोई गलती हुई होगी तो फिर वो उसकी सैलरी में से कटेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मामूली सा एम्प्लॉय है, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आर्यन की आंखों में हैरानी और हार दोनों थे। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ तो बात थी जो सामने नहीं आ रही थी। इसके पास इतने पैसे क्यों नहीं हो सकते? मैं भी कुछ साल पहले तक एक मामूली एम्प्लॉय ही था, महेश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। महेश इस बात से इसलिए रिलेट कर पा रहा था क्योंकि ली मेरिडियन का मैनेजर बनने से पहले वो भी एक मामूली सा एम्प्लॉय ही था। ये देखकर आर्यन चुप हो गया। उसे लगा कि बिना बात के महेश से पंगा लेने में कोई फायदा नहीं है। वो करण के मुंह नहीं लगा था तो उसके मुंह क्या लगता। इसलिए उसने माफी मांगते हुए कहा, महेश जी, मेरे कहना का वो मतलब नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या मतलब था। बिल का पेमेंट हो चुका है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरी सिरदर्दी है, आपकी नहीं। आप आराम से जा सकते हैं। महेश ने तुरंत जवाब दिया। जब महेश ने कह दिया था कि वो उसकी प्रॉब्लम है तो इसके आगे आर्यन क्या ही बोल पाता। आर्यन, बिल पेमेंट हो चुका है, तुम्हें याद तो है न कि तुम्हें क्या कहना है? शनाया जो कब से चुप थी वो अब बोली। ये सुनकर आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सबके सामने हार माननी थी और आहान को महान बोलना था। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए, पर उसने शर्त सबके सामने लगाई थी, इसलिए अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। आहान, तुम महान हो, उसने अपने दांत पीसते हुए बोला। ठीक है शनाया, खुश नहीं? जब शर्त लगाई थी तब तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, अब क्या हुआ? थोड़ा ढंग से बोलो, सुनाई तो दे, थोड़ा सा तो स्माइल करो। शनाया अपने पति की बेइज्जती होते हुए बहुत देर से देख रही थी। अब उसे मौका मिला था आर्यन के साथ वह ही करने का। ये सुनकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। शनाया के इस एटीट्यूड से वो काफी इंप्रेसिव था। आहान, तुम महान हो, आर्यन से जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा। अब ठीक है शनाया, हाँ, आगे से ध्यान रखना, शनाया ने भी स्माइल करते हुए कहा। शनाया, ज्यादा काम दिखने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये तुम दोनों की सेविंग्स होंगी जो तुमने यहाँ लगा दी। अभी तो तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो, पर घर जाकर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया है आज। आर्यन ने ताना मारते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं था कि आहान के पास इतने पैसे होंगे जिससे वो इतना बिल पाए करे और उसे कोई तकलीफ भी ना हो। उसने आहान की तरफ देखा और मन ही मन में सोचा, यहाँ तो बहुत शांत नजर आ रहे हो, पर मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल जल रहा होगा। घर जाकर तो भूखा ही मरना है। हम तुमसे हार बर्दाश्त क्यों नहीं होती? शनाया ने कहा। शनाया, सब जानते हैं कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारा पति बेकार नहीं है, पर यह कैसा तरीका था? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारी वजह से तुम दोनों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई? तुम्हारा पति एक मामूली एम्प्लॉय है और उससे तुमने एक ही टाइम के खाने में सारे पैसे खत्म करवा दिए। आर्यन ने कहा। ये बात सुनकर शनाया को हंसी आ गई। इन्हें अभी भी ऐसा क्यों लग रहा था कि मामूली एम्प्लॉय होने के बाद भी उसने इतना बड़ा अमाउंट पे किया, फिर उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे नहीं लगता कि मुझे या आहान को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है। शनाया इनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो उन्हें सब कुछ समझती या कोई एक्सप्लेनेशन देती, इससे बेहतर उसे इन्हें अवॉइड करना लगा। अच्छा, अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा है तो फिर तुम किसी और की मिस्ट्रेस क्यों बनी? इस बार ऐश्वर्या ने ये बात कही थी। ये सुनकर शनाया के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो वहां मौजूद सब लोगों को हैरानी से देख रही थी। अब दिखावा करना बंद भी करो शनाया, हमें सब पता है। तुम्हें क्या लगा तुम किसी की मिस्ट्रेस बनोगी? तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा और हम में से किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐश्वर्या ने ताना मारते हुए कहा। पहले तो ऐश्वर्या ये बात नहीं बोलना चाहती थी, पर जब शनाया उसकी नजर में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी तब उसने ये बात बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम? शनाया ने गुस्से से कहा। मैं बकवास कर रही हूँ? क्या तुम्हें हॉस्पिटल में थप्पड़ नहीं पड़ा था? ऐश्वर्या ने कहा। शनाया बिल्कुल चुप हो गई। ये बात तो सच थी कि उसे थप्पड़ पड़ा था, पर वो किसी को मिस्ट्रेस थी, ये बात कहाँ से आई? उधर आहान भी ये बातें सुनकर शॉक्ड था। शनाया को ऐसे देखकर ऐश्वर्या बहुत खुश थी। उसने फिर से शनाया को ताना मारते हुए कहा, बताओ बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हमें जिया ने सब कुछ बता दिया है, तुम ऐसी हो हमने ये सोचा भी नहीं था। जिया? शनाया ने जिया की तरफ देखा। जिया चुपचाप साइड में खड़ी थी। अब तो शनाया साफ साफ समझ गई थी कि ये अफवाह जिया ने ही फैलाई है। जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सीधे मुंह से शनाया से कहा, मैंने इन्हें सिर्फ थप्पड़ वाली बात बताई थी, बाकी बातें इन्होंने खुद अस्यूम की है। मैंने इनसे नहीं कहा था कि तुम किसी की मिस्ट्रेस थी इसलिए तुम्हें थप्पड़ पड़ा था। तुम्हें मैं क्या छोटी बच्ची लगती हूँ जो ये सब न समझ पाऊं? शनाया ने गुस्से में कहा। उसने ये बात जिया के सिर्फ इसलिए बताई थी क्योंकि उसे लगा था कि दोनों दोस्त है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जिया उसके साथ ऐसा करेगी। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो रहने दो, जिया ने कहा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि शनाया क्या सोच रही है।
वाह शनाया, तुम ऐसा काम कर सकती हो और जिया किसी को बता भी नहीं सकती, इतनी बेशर्म कैसे हो तुम? ऐश्वर्या ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया को बेशर्म बोलने की? आहान जो अब तक चुप था आखिरकार बोला। आहान पहले तो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहता था पर बात बहुत आगे बढ़ गई थी। आहान को गुस्से से लाल आंखें देखकर ऐश्वर्या बहुत डर गई। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा पर आर्यन आगे आ गया और बोला, क्या गलत बोला है? ऐश्वर्या है शनाया जो है वही। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आहान का हाथ उठ गया और आर्यन वहीं चुप हो गया। आज सबको उसली मेरिडियन होटल में आहान के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे थे। आज वहां जो कुछ भी हो रहा था उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सब जिसे बेकार और नकारा समझ रहे थे उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी पर हाथ उठाए। आह, तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आर्य न ने खुद को संभालते हुए बोला और आहान को मारने आगे बढ़ा। पर इतने में आहान ने अपने पैर से आर्यन के पेट पर मारा और उसे वहीं गिरा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन अपनी हार नहीं मान सकता था। तुम्हें अभी भी कोई डाउट है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं? आहान ने कहा। तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, करण ने कहा। करण के मन में भी थोड़ी घबराहट थी पर अपने ईगो की वजह से वो बोला, क्यों नहीं कर सकता? ये मेरी पत्नी को कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा। ऐसा लगता है तुम्हें? आहान ने गुस्से से कहा। इस पर करण ने कुछ नहीं बोला। जिया ने भी नहीं बोला था कि उसने शनाया के मिस्ट्रेस होने की बात बोली थी, इसलिए कोई भी उस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहता था। और डॉक्टर जिया, तुम आगे से उतना ही बोलना जितना तुम्हें पता हो। किसी भी बात पर मिर्ची मसाला लगाने की जरूरत नहीं है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहान ने जिया को घूरते हुए कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया ने कहा। धमकी? और तुम्हें? तुम्हारी इतनी औकात भी है? आहान ने कहा। जिया को हैंडल करना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। जिया भी चुप हो गई। जिया जानती थी कि उसने क्या किया था। घर पर पति होने के बाद भी अभी वो करण को पकड़कर खड़ी थी। वो आहान से पंगा नहीं ले सकती थी क्योंकि उसका पति कोई बड़ा आदमी नहीं था और करण भी शायद उसे नहीं बचता। इतने में करण का फोन बजा। फोन पर नाम देखकर करण के माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने डरते हुए फोन उठाया। आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? करण को इतना रिस्पेक्टफुली बात करते देख सब सोचने लगे थे कि कौन सी आयशा का कॉल है। शनाया तुम्हारे साथ है? आयशा ने करण की बात को इग्नोर करते हुए अपना ही सवाल पूछा। हाँ, वो मेरे साथ ही है, करण ने जवाब दिया। उसे लेकर वशिष्ठ हाउस आओ। आयशा ने इतना कहकर फोन रख दिया। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं, शनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। आयशा मेहता कौन है और वो शनाया से क्यों मिलना चाहती है? शनाया और आयशा के बीच में क्या हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH86 शनाया वर्सेस आयशा। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? जिया ने करण से पूछा। आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे और वो शनाया से भी एक कदम आगे थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था। कॉलेज के दिनों में आयशा के बहुत सारे अमीर लड़कों से रिलेशंस थे। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहां इनवाइट कर रही थी, करण ने कहा। करण ने ये नहीं बताया था कि आयशा ने शनाया को वहां बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो शनाया वहां बिल्कुल नहीं जाती क्योंकि अगर शनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है। ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखों में चमक आ गई। करण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण जानता था कि ऐश्वर्या इस बात से इतनी खुश क्यों थी। कॉलेज के दिनों में ऐश्वर्या ने आयशा के हर कांड में उसका साथ दिया था, इसलिए आज वो आयशा की मदद से आहान और शनाया से बदला लेना चाहती थी। करण, चलो वहां चलते हैं, मैं बहुत टाइम से आयशा से मिली नहीं हूँ, ऐश्वर्या ने कहा। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या आयशा से मिलना नहीं चाहती थी, पर असल में तो आयशा ने ऐश्वर्या से कांटेक्ट खत्म कर लिया था।
इस बार जब उसे पता चला था कि आयशा कहाँ है तो वो उससे मिलने का चांस मिस नहीं करना चाहती थी और उसकी मदद से आहान और शनाया को भी सबक सीखना चाहती थी। आयशा बहुत पावरफुल थी, उसे करण से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। करण सिर्फ क्लास में फेमस था, वही आयशा पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही उसके अपने 2 सक्सेसफुल बिजनेस थे। अब तो कॉलेज से निकले 3 साल हो चुके थे, अब उसकी सक्सेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयशा सिर्फ शनाया से मिलना चाहती थी और अगर वो ये बात बोलता तो शनाया तुरंत मन कर देती। करण, क्या आयशा शनाया से मिलना चाहती है? जिया ने पूछा। जिया जानना चाहती थी कि इस पर करण क्या जवाब देगा। जब करण के पास कोई जवाब नहीं बचा था तब उसने कहा, हाँ आयशा, शनाया उससे कॉलेज में हुए हादसों के लिए माफी मांगना चाहती है। फिर उसने शनाया की तरह देखा और पूछा, शनाया तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे कहीं नहीं चलना, शनाया ने कड़क आवाज में कहा। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो आयशा को अच्छे से जानती थी, भले धरती इधर की उधर हो जाती पर आयशा उससे माफी कभी नहीं मांग सकती थी। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने शनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहां नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? शनाया, तुम वहां अकेले थोड़े जा रही हो, हम सब है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, करण ने शनाया को समझाते हुए बोला। हाँ शनाया, हम हैं ना, जिया ने कहा। जिया अच्छे से जानती थी कि करण झूठ बोल रहा था। आयशा शनाया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे वहां बुला रही होगी। वो शनाया से माफी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाली थी। ये सब सुनकर आहान समझ गया था कि जरूर शनाया और आयशा कॉलेज के दिनों में कुछ बड़ा हुआ था। शनाया ने जरूर कुछ बड़ा और खतरनाक फेस किया होगा, तभी तो वो वहां नहीं जाना चाह रही थी। जिया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या सोचकर ये सब बोल रही हो। पहले भले ही मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ, शनाया ने कहा। शनाया, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी, जिया ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो आज किया है उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, शनाया ने कहा। इसके आगे जिया ने कुछ नहीं कहा। चलो आहान, चलते हैं। इतना कहकर शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अब शनाया इन लोगों से मिलने कभी नहीं आने वाली थी। उसे लगा था कि जिया उसकी दोस्त है, पर उसने भी उसे गलत साबित कर दिया। शनाया सोच रही थी कि ये लोग क्लासमेट्स कहलाने के लायक ही नहीं है। जैसे ही शनाया वहां से जाने लगी, ऐश्वर्या पीछे से चिल्लाई, शनाया रुको, तुम जानती हो आयशा की बात न मानने का नतीजा क्या हो सकता है। शट अप, शनाया ने कैजुअली कहा। वो किसी भी तरह से किसी भी आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं थी और ऐश्वर्या के तो बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहती थी। शनाया था, छोटे उमा, अब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। पहले जब तुमने आयशा से पंगा लिया था तब तुम्हें बचाने के लिए टीचर्स थी, पर अब कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा तुम वशिष्ठ हाउस चलो, जिया ने कहा। कॉलेज के दिनों में शनाया और आयशा अच्छे दोस्त थे। आयशा को एक लड़का पसंद आया था और जब उसने ये बात शनाया को बताई तब शनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शनाया उसे पसंद करती थी। आयशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और शनाया को उसके रूम से घसीटकर बाहर पूल में गिरा दिया। रात का समय था और सर्दियों का मौसम था, पूल बहुत ठंडा था। उस दिन अगर वहां पर टीचर्स नहीं होती तो शायद शनाया आज जिंदा नहीं होती। उसके बाद से शनाया और आयशा के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। हालांकि आयशा ने उसके बाद शनाया के साथ कुछ बड़ा नहीं किया था, पर वो शनाया के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती थी। जिया की बात सुनकर शनाया कुछ परेशान हो गई। इस पल में उसके साथ हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो बहुत मुश्किल से उस हादसे से उभर पाई थी। शनाया को ऐसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रही हो? उसने शनाया के साथ ऐसा क्या किया था? आयशा कौन है? मैं तुम्हें बता तो दूंगी, पर अगर तुम डरकर भाग गए तो, ऐश्वर्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐश्वर्या आहान को भड़काना चाहती थी। उसने देख लिया था कि शनाया तो आयशा से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आहान को भड़काया जाए। बोलो, मैं भी तो देखूं ये मिस आयशा है कौन, आहान ने कहा। ठीक है, फिर सुनो, आयशा मेहता हमारे साथ कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है जो कि मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। ऐश्वर्या के चेहरे पर गुरूर ऐसे था कर रही हो। मेहता फैमिली, आहान ने मुंह बनाया। उसने शायद ये नाम राज चोपड़ा के मुंह से सुना था। आहान का ऐसा चेहरा देखकर जिया ने कहा, क्या हुआ, तुमने सुना है मेहता फैमिली के बारे में? इससे पहले आहान कुछ बोल पाता जिया ने फिर से कहा, तुम जैसे लूजर को इतनी रिच फैमिली के बारे में कैसे ही पता होगा? वैसे भी तुम तो शिमला से आए हो। आगे सुनो, मेहता फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को ग्रूम किया है और इतना ही नहीं, वो और भी इंडस्ट्रीज में है और उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। और इससे पहले ऐश्वर्या आगे बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी ये मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी शनाया के साथ क्या किया था।
तुम सच में जानना चाहते हो? ऐश्वर्या ने कहा। जस्ट स्पीक अप। आहान ने कहा। हबी, वो सब पास्ट की बातें थी, तुम्हें क्यों जानना है? शनाया ने कहा। इट्स ओके हबी, मुझे जानना है। इतने साल पहले जो हुआ था उसकी कीमत तो आयेशा को चुकानी पड़ेगी। आहान ने शनाया का गाल सहलाते हुए कहा। हा हा हा, कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या ये सब बातें बोलते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती? ऐश्वर्या ने कहा। उसे लग रहा था कि वो मेहता फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहा था। मिस ऐश्वर्या, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, आयेशा मेहता ने शनाया के साथ क्या किया था? अब आहान की आवाज और भी ज्यादा सीरियस थी। ओके फाइन, अपनी फितरत के हिसाब से शनाया ने आयेशा के बॉयफ्रेंड पर दौरे डाले थे, इससे आयेशा को गुस्सा आया और उसने इसे ठंडे पानी के पूल में फेंकवा दिया। वहां टीचर्स थी इसलिए ये बच गई, वरना आज ये तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे शनाया के बच जाने का बहुत ज्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि शनाया को ठंडे पानी से और पूल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई थी। हादसे की वजह से हुआ था। इस हादसे ने शनाया के मन में इस कदर डर पैदा कर दिया था कि ठंडे पानी और पूल के नाम से ही वो बीमार हो जाती थी। आहान सोच भी नहीं पा रहा था कि शनाया पूल से निकलने के लिए कितना तड़पी होगी। उसने शनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दया की नजरों से देखने लगा। शनाया भी बस उसे देख रही थी। आहान को अब समझ आ गया था कि उसने उनकी 3 साल की शादी में कॉलेज का जिक्र इतना कम क्यों किया था। कॉलेज का उसका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। शनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेज का जिक्र नहीं किया था क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में सोचकर भी डर लगता था? आहान ने शनाया से प्यार से पूछा। जाने दो आहान, वो सब पास्ट है, मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं कर रना चाहती। शनाया ने कहा। डोंट वरी शनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो उस आयेशा मेहता को फेस करना है। आहान ने शनाया से कहा। अच्छा, क्या फेस करेगी आयेशा? आयेशा अभी वशिष्ठ हाउस में है हिम्मत तुम में वहां जाने की? ऐश्वर्या बार बार आहान को भड़का रही थी। आहान प्लीज मत जाओ, शनाया ने लाचार आवाज में कहा। इतना सालों में वो कभी भी आयेशा का टॉपिक नहीं लाई थी क्योंकि वो जानती थी मेहता फैमिली क्या है। आहान ने आज तक शनाया के लिए बहुत कुछ किया था और अब वो नहीं चाहती थी कि आहान उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। अरे शनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आयेशा से बदला लेने जा रहा है। ऐश्वर्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उस दिन जो भी हुआ था क्या उसमें तुम भी शामिल थी? आहान ने ऐश्वर्या से पूछा। ये सुनकर ऐश्वर्या की हवाएं उड़ गई। उस दिन जो भी हुआ था उसमें आयेशा का हाथ था, उसे ढूंढो और उससे डील करो। वो तो मैं करूंगा। तुम्हारी उस आयेशा मेहता को मैं कहीं से भी ढूंढूंगा और उससे डील करूंगा, पर अगर मुझे पता चला कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आहान ने ऐश्वर्या को वार्न करते हुए कहा। आहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयेशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। करण जानता था आयेशा कैसी है। कॉलेज में जिसने भी उससे पंगा लिया था उसने उसे अच्छा सबक सिखाया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। उसकी फैमिली उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेती थी। और कोई है जो वशिष्ठ हाउस चलना चाहता है? करण ने पूछा। वशिष्ठ हाउस तो सब जाना चाहते थे क्योंकि वो मनाली का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब था, पर साथ ही महंगा भी था। इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे देखकर करण समझ गया था कि सब क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने कहा, पैसों की चिंता मत करो, इट्स ऑन मी। मैं तो वैसे भी ट्रीट देना चाहता था पर आहान ने प्लान खराब कर दिया। ये सुनकर सब खुश हो गए और वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूरी पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिनसे आपका झगड़ा हो गया था। उसके साथी ने आहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में आहान वहां से जा चुका था। अब अभिषेक के मन में बेचैनी होने लगी थी। वो आहान से मिलना चाहता था। क्या अभिषेक आहान से मिल पाएगा? वशिष्ठ हाउस में अब क्या होगा? आयेशा मेहता शनाया को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH87 वशिष्ठ हाउस की मेंबरशिप। जब तक अभिषेक आहान को देख पाता वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक शो नहीं था कि वो आहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने वो आहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे की भाव को देखकर उसके साथी में कहा, सर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ली मेरिडियन में खाना खाया है, वहीं से पता कर लेते हैं। अभिषेक को उसका आइडिया अच्छा लगा। ली मेरिडियन चोपड़ा फैमिली का था। अभिषेक ये सोचकर परेशान भी हो रहा था कि आहान वहां आया था और चोपड़ा फैमिली में से वो कोई नहीं था जो उसे अटेंड करे। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे महेश अटेंटिव और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ से खाना खाकर गए हैं या उनमें से कोई आहान रायजादा नाम का था? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। आहान रायजादा? ये नाम सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया था।
सबके वहां से चले जाने के बाद ही उस रिसेप्शनिस्ट ने महेश को बताया था कि आज वो ये सिचुएशन हैंडल क्यों नहीं कर पाए। जिसके अकाउंट में इतने पैसे थे उसके पास और कितने एसेट्स होंगे। क्या आहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? महेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। ये प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आई? सिर्फ हाँ या ना बताओ, क्या वो यहाँ आए थे? अभिषेक ने बेचैन होते हुए पूछा। यस यस, आहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। यहाँ उनका किसी के झगड़ा भी हुआ था। महेश ने अभिषेक से कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें बता दी। कैसे उसने वाइन बॉटल्स खत्म की थी, आर्यन को थप्पड़ मारा था और उसके अकाउंट में कितने पैसे थे। जब अभिषेक ने अकाउंट में अमाउंट सुना तब उसे विश्वास हो गया था कि वो आहान ही था। इसका मतलब वो यंग मास्टर ही थे। यंग मास्टर, ये सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अभिषेक उन्हें कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, महेश जी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर यंग मास्टर के पैसे रिटर्न करवा दीजिए, हम उनसे पैसे नहीं ले सकते, वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, वही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक की ये बात सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट दोनों हैरान था। वो साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर था कौन जिससे अभिषेक पैसे तक नहीं लेना चाहता था। और हाँ, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से भी कुछ मत कहना। अभिषेक ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कही। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो आहान रायजादा के बारे में जानते थे, अगर सबको उसके बारे में पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए अभिषेक ने इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया। यस सर, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, महेश ने तुरंत जवाब दिया। उसे समझ आ गया था कि आहान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होगा, तभी तो अभिषेक चोपड़ा ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। सर, यंग मास्टर और उनके साथी वशिष्ठ हाउस गए, महेश ने अभिषेक को बताया। ये बात सुनते ही अभिषेक ने राज को कॉल किया और उसे इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। राज ने तुरंत वशिष्ठ हाउस के कुछ कोर मेंबर्स को कॉल किया और उन्हें आहान से मिलने के लिए बुलाया। आज मौका था सारे शेयरहोल्डर्स के पास आहान से मिलने का और उसे जानने का। उधर आहान, शनाया, करण और जिया एक गाड़ी में वशिष्ठ हाउस की तरफ जा रहे थे। पूरे रास्ते जिया और करण बातें करते हुए जा रहे थे और आहान और शनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। करण, मैंने सुना वशिष्ठ हाउस में मेंबरशिप कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। अगर वहां कोई एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए कार्ड होना जरूरी है। क्या ये सच है? जिया ने सवाल किया। जिया ने वशिष्ठ हाउस के बारे में सिर्फ सुना था पर कभी गई नहीं थी। करण ने ना किया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहां बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बिना मेंबरशिप कार्ड के भी चिल किया जा सकता है। कुछ एंटरटेनमेंट स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। अच्छा, क्या सच में वहां पर इतनी स्ट्रिक्ट रैंकिंग होती है मेंबर्स के लिए? जिया बहुत एक्साइटेड थी और साथ ही में वो ये भी जानना चाहती थी कि करण के पास कौन सा कार्ड है। हाँ, जब वशिष्ठ हाउस नया नया बना था तब वहां सिर्फ सोसाइटी के एलीट लोग ही जा सकते थे। मिडिल क्लास लोगों को यहाँ एंट्री भी नहीं मिलती थी, सिर्फ इन मेंबरशिप कार्ड्स की वजह से लोग यहाँ आ सकते हैं। करण ने समझते हुए कहा। करण, तुम तो यहाँ के मेंबर जरूर होंगे? जिया ने करण से मुस्कुराते हुए पूछा। करण जिया की टोन से इंप्रेस हो गया था। उसने भी घमंड में कहा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ का गोल्ड मेंबर हूँ। गोल्ड मेंबर? जिया ने सरप्राइज होते हुए बोला। मैंने सुना है गोल्ड मेंबर की फीस तो लाखों में है। हाँ, करीब 7 लाख रुपए है, पर यहाँ आकर खर्चा सिर्फ उतना ही नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने ही पड़ते हैं। करण ने कहा, काश मैं तुम्हारी जितनी अमीर होती। जिया ने अफसोस करते हुए कहा। कहीं ना कहीं उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसकी सैलरी से उसकी जरूरतें ही पूरी होती थी। हाँ, जिया तुम तो मुझे अभी ही अमीर समझने लगी हो, अगर मैंने प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड ले लिया फिर तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे लिए तो मैं सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। करण कहीं ना कहीं ये बताना चाहता था कि वो जल्दी ही प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड खरीद लेगा। उसकी मेंबरशिप तो और महंगी होगी ना करण? जिया ने पूछा। हाँ, महंगी तो है पर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे प्रॉफिट्स बहुत हाई है। करण की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वाह करण, तुम इतना कमाते हो जिससे तुम ये सब अफोर्ड कर सकते हो, वरना कुछ लोग तो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं अफोर्ड कर पाते और अपनी सारी सेविंग्स अपने ईगो की वजह से गंवा भी देते हैं। जिया ने बिना देखे आहान और शनाया को टॉन्ट मारते हुए कहा। वैसे आहान, तुम्हें कितना वक्त लगेगा अपनी जॉब से इतना पैसा कमाने में? जिया ने ताना मारते हुए पूछा। लगभग 10 साल, आहान ने कैजुअली कहा। एक मामूली एम्प्लॉय के हिसाब से इतना वक्त तो लगेगा ही। 10 साल बिना नए कपड़े पहने और अच्छा खाना खाए, जिया ने टॉन्ट मारते हुए कहा। अच्छा तो फिर चलो कुछ डेकेड्स मान लेते हैं। अब तो ठीक है ना? अब आहान की आवाज में व्यंग था। जिया आहान का मजाक बनाना चाहती थी पर अनजाने में उसने अपना मजाक बनवा लिया था। आहान की ऐसी टोन सुनकर जिया को गुस्सा आ गया था। आहान, जिया ने क्या गलत बोला है? तुम लाखों रुपए तो तभी बचा सकते हो जब तुम कुछ खाओ पियो ही ना। करण ने जिया का साइड लेते हुए कहा। तुम सही कह रही हो। आहान की टोन में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था। वो उन दोनों को कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसकी नजर में दोनों बस 2 बेवकूफ थे जो इतना बिल भर देने के बाद भी उसे नीचा दिखाना चाह रहे थे। शनाया शायद उस वक्त अंधी थी, तभी तो तुम जैसे कचरे से उसने शादी कर ली, वरना इसे कोई और अच्छा लड़का शायद मिल जाता। दिखती भी ठीक ठाक है और चालाक तो है ही। करण को ही देख लो, उसके पास वशिष्ठ हाउस का मेंबरशिप कार्ड भी है, जिया ने कहा। यह बात सुनकर शनाया को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ऐसी लड़की को अपना दोस्त माना था। आहान ने भी जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए।
वो खुद के बारे में कुछ भी सुन सकता था पर शनाया के खिलाफ उसे कुछ सुनना बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है? आहान ने पूछा। आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और ये प्रूफ के लिए उसके पास सुप्रीम कार्ड था जो सबके पास होना तो दूर जिसके बारे में सबको पता भी नहीं था। ओह, तुम्हारे पास कार्ड है? जिया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कोई बहुत अच्छा जोक सुना हो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? आहान ने पूछा। हाँ हाँ, ऑफकोर्स मुझे विश्वास है तुम पर। कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास? स्टील या तांबा? जिया उसका मजाक बना रही थी, पर आहान के उसकी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद उसे पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सा कार्ड है। जिया ऐसे मत बोलो, आहान के पास जरूर डायमंड कार्ड होगा, इससे कम की तो उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं है। करण ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या डायमंड कार्ड भी है? जिया ये सुनकर हैरान हो गई थी। हाँ, डायमंड कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। उसके लिए वहां से शेयर होल्डर से जान पहचान होनी चाहिए। जब वो अप्रूव करते हैं तभी ये कार्ड मिलता है। करण ने समझाते हुए कहा। करण, आयशा के पास कौन सा कार्ड है? जिया ने पूछा। आयशा का बड़ा भाई वशिष्ठ हाउस में कुछ % का शेयर होल्डर है तो उसके पास तो पक्का डायमंड कार्ड ही होगा। करण ने कहा। सिर्फ डायमंड कार्ड के बारे में सुनकर जिया इतनी एक्साइटेड और खुश हो रही थी, अगर उसे पता होता कि उसके साथ सुप्रीम कार्ड होल्डर और वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बैठा है तो वो कैसे ही रिएक्ट करती, ये सोचकर आहान को हंसी आ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। करण का वेलकम करने वहां सूट में एक आदमी आया जो वहां का सुपरवाइजर था। उसका कद करण से लंबा था और उसकी बॉडी बहुत फिट थी। वेलकम मिस्टर शर्मा, इस तरफ आइए। करण के पीछे बहुत सारी कार्स देखकर वो सुपरवाइजर थोड़ा हैरान हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं और सबको एक छोटे विला की तरफ ले आया। वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज थी जैसे स्विमिंग पूल, स्टेडियम और पिकनिक एरिया। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग से चमक थी। कोई भी वहां पहले नहीं आया था इसलिए सब फोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। उधर जिया और ऐश्वर्या अपने में ही थे, उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। उन्हें वहां आए वक्त हो गया था पर आयशा अभी तक उनसे मिलने नहीं आई थी। ऐश्वर्या इस बार आयशा से अपनी दोस्ती रिन्यू करना चाहती थी। करण को भी नहीं पता था कि आयशा कहाँ है और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी से पूछे कि आयशा कहाँ है। उनका रिश्ता दोस्ती ने नहीं बल्कि एक बॉस और एम्प्लॉय के जैसा था। इतने में वहां एक नौजवान आया। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसकी हाइट और लुक्स दोनों ही बहुत इंप्रेसिव थे। उसकी बॉडी फिटनेस देखने लायक थी। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। ये आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया था क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था, पर अगर करण उसका नाम नहीं लेता तो वहां मौजूद कोई उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि कॉलेज के दिनों से अब वो बहुत बदल गया था। क्या तुम उसे लाए हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। उसे जानना था कि क्या शनाया वहां आई है। हाँ, वो रही। करण ने आंख से इशारा करते हुए अर्पित को बताया। इस वक्त शनाया आहान हाथ पकड़कर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। आहान, ये जगह बहुत बड़ी और महंगी है, हम यहाँ क्यों आए हैं? शनाया ने पूछा। शनाया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आहान ने शनाया को तसल्ली देते हुए कहा। तुम आयशा को नहीं जानते, वो बहुत बिगड़ी हुई है। उसकी फैमिली उसका हर काम में सपोर्ट करती है और हमेशा उसे हर कांड से बचा भी लेती है। शनाया ने आहान से कहा। इस बार वो कोई कांड नहीं करेगी, आहान ने कहा। पर आहान ने शनाया की बात को काटते हुए कहा, रिलैक्स एंड डोंट वरी, मैं हूं ना। इसके आगे शनाया कुछ नहीं बोल पाए। उसे आहान पर पूरा भरोसा था, अगर आहान ने कहा है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चलो, जब तक आयशा नहीं आ जाती मैं तुम्हें हंटिंग ग्राउंड दिखाकर लाता हूँ, अर्पित ने रूखी आवाज से कहा। पर मेरे पास हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाने का कार्ड नहीं है, करण ने कहा। डोंट वरी, मैं गार्डन का जनरल मैनेजर हूं, मेरे पास एक्सेस है, अर्पित ने कहा। तो इसका मतलब क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? करण ने पूछा। कुछ वक्त पहले तक वो एक एरिया का मैनेजर था और अब पूरे आउटर गार्डन का जनरल मैनेजर था, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी पोजीशन थी। इसका मतलब ये था कि अब वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलेगा और उनके साथ उसका उठना बैठना होगा। अर्पित ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उन्हें हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित को ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ आयशा के मैनेजमेंट की वजह से मिली थी। अर्पित काफी सेटिस्फाइड था कि उसने शनाया को छोड़कर उस दिन आयशा को चुना था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में, आज कुछ इंपोर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं, आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी, अर्पित ने जवाब दिया। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि इंपोर्टेंट शेयर होल्डर्स में से एक आहान भी है? जब आयशा को पता चलेगा कि शनाया आहान की पत्नी, तब वो क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH88 भेड़ियों के बीच। सब चलो ब्रदर, अर्पित हमें हंटिंग ग्राउंड दिखाने ले जा रहे हैं, जिसे भी शिकार का शौक है वो सामान ले सकते हैं। ये मनाली का सबसे बड़ा हंटिंग स्पेस है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। करण ने सबका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जोर से बोला। वशिष्ठ हाउस का हंटिंग ग्राउंड मनाली में सबसे बड़ा था। ये एरिया प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व था, इसलिए यहाँ सिर्फ हाई क्लास और एलीट लोगों को परमिशन मिलती थी।
यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर भी थे जिनका शिकार करना लीगली अलाउड नहीं था, पर क्योंकि यहाँ कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ था इसलिए सब कुछ चल रहा था। यहाँ अमीर लोग सिर्फ अपने शौक पूरे करने आते थे। करण, अपने दोस्तों से कह देना कि वहां पर कोई भी फोटो न क्लिक करे, अर्पित ने ऑर्डर देते हुए कहा। ये वहां का रूल था। उस हंटिंग ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ था जो बाहर जाना ठीक नहीं था। यस ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। इसके बाद अर्पित वहां से चला गया। जैसे ही अर्पित वहां से गया, जिया और ऐश्वर्या करण के पास आए और उससे कंफर्म किया कि वो अर्पित कपूर ही था ना। करण ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार जब तुम उससे मिलो तो सिर्फ अर्पित मत कहना। चाहो तो ब्रदर अर्पित बोल देना या फिर मिस्टर कपूर बोल देना, वो अब आयशा का पति है। ये सुनकर कर दोनों शॉक हो गई और बोली, अर्पित ने आयशा से शादी कर ली? हाँ, वो मेहता फैमिली के साथ ही रहता है, घर जमाई बनकर। करण ने जवाब दिया। मेहता फैमिली का घर जमाई और वशिष्ठ हाउस में जनरल मैनेजर भी। ये अर्पित तो काफी तरक्की कर गया, ऐश्वर्या ने थोड़ा जलते हुए कहा। करण के मन में अर्पित के लिए तरस था। भले ही बाहर से वो इतना सख्त और ऑर्डर लेने वाला लग रहा हो, पर असल में वो मेहता फैमिली का और खास करके आयशा की कठपुतली था। वो उनके ऑर्डर पर ही चलता था। उसने ये भी सुना था कि शादी हो जाने के बाद भी आयशा दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट और उन्हें सेड्यूस करती है, पर जो भी हो जाए अर्पित आयशा से नाराज नहीं हो सकता था और उसे हमेशा उसके सामने झुकना ही होगा। करण के मन में अर्पित के लिए सिर्फ घृणा थी। इतने में अर्पित वापस आया और सबको लीड करते हुए हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। हालांकि उसे हंटिंग ग्राउंड बोले जा रहा था, पर असल में वो एक बड़ा सा जंगल ही था। वहां बहुत तरह के जानवर थे। सब ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे, इसलिए बहुत सरप्राइज और एक्साइटेड थे। अर्पित सबसे आगे चल रहा था और कभी कभी बस करण से बात कर रहा था। उसे बाकियों से बात करना अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। सब कहीं न कहीं इस बात से चिढ़ रहे थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वही आहान और शनाया थोड़ा पीछे चल रहे थे। शनाया वहां पहली बार आई थी। ये सब देखकर बहुत खुश थी। कुछ समय के लिए शनाया आयशा के बारे में भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान बहुत बोर हो रहा था। वो वहां पर सिर्फ शनाया का साथ देने के लिए चल रहा था। वो बचपन से ही ऐसी जगहों पर जा रखा था। उसने इससे बड़े और खतरनाक हंटिंग ग्राउंड्स और जानवरों को देखा था। इतना ही नहीं, वो कुछ जानवरों से भिड़ भी चुका था। अभी तो उनके साथ पूरी सिक्योरिटी टीम चल रही थी, पर बहुत बार वो अकेला ही ऐसी जगहों पर जा चुका था। अचानक से आहान का फोन बजा। यंग मास्टर, मैं राज बोल रहा हूँ। आप अभी वशिष्ठ हाउस में है? राज ने बहुत इज्जत के साथ पूछा। ये सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं राज ने उसके पीछे किसी को लगा तो नहीं दिया जो उसकी खबर देता है। राज आहान की चुप्पी का कारण समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत बोला, यंग मास्टर, मेरे छोटे भाई अभिषेक ने आपको ली मेरिडियन रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने वहां के मैनेजर से पूछा तब उसने बताया कि आप यहां आने वाले हैं। अच्छा हाँ, मैं अभी यहीं हूँ, आहान ने बहुत सहजता से कहा। दरअसल मैं चाहता था कि आप बाकी के शेयर होल्डर से मिल ले। आहान वहां का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसलिए राज चाहता था कि आहान भी सब मिल ले। कहाँ हो तुम? आहान ने पूछा। हम कॉन्फ्रेंस रूम में है, आप अपना काम खत्म करके आ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, राज ने कहा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, आहान ने इतना कहा और फोन कट कर दिया। उसे आज नहीं तो कल सारे शेयर होल्डर्स से मिलना ही था, इसलिए उसने सोचा इस काम को आज ही निपटा दिया जाए। फिर वो शनाया की तरफ मुड़ा और कहा, शनाया, मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आहान नहीं चाहता था कि अभी शनाया को उसकी असलियत पता चले, पर फिर भी अगर वो साथ चलना चाहती तो आहान मना नहीं करता। उसके लिए भी ये अच्छा मौका था राज चोपड़ा से शनाया को मिलवाने का। शनाया ने कुछ सोचा और फिर मना कर दिया, नहीं, मुझे नहीं चलना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ। शनाया समझ चुकी थी कि वो किन दोस्तों मिलवाना चाहता था। आहान धीरे धीरे शनाया से बातें शेयर करने लगा था, पर अभी वो सब कुछ नहीं जानना चाहती थी और कहीं ना कहीं शनाया को लग रहा था कि आहान के दोस्तों से मिलकर कहीं वो उसकी इमेज खराब न कर दे। वो सिर्फ खूबसूरत थी और उसके पास कुछ नहीं था। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल नहीं था। ठीक है, तुम वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। क्योंकि शनाया नहीं आना चाहती थी, इसलिए आहान ने भी उसे फोर्स नहीं किया। जल्दी आना, शनाया ने स्माइल करते हुए कहा और आहान वहां से चला गया। तभी अर्पित वहां आया। अर्पित ने शनाया ने कहा, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शनाया ने बहुत रूखी आवाज में कहा। शनाया को कभी भी अर्पित में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो अर्पित था जो उसके पीछे पड़ा रहता था। इस बात को सबने गलत तरह से इंटरप्रेट किया और आयशा ने उसे पानी में गिरा दिया। मैंने सुना है तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। ये तुमसे किसने कह दिया? मैं अपनी शादी के बाद से ही बहुत खुश हूँ, शनाया ने जवाब दिया। हम खुशी ऐसे आदमी के साथ तुम खुश हो, अर्पित ने सिगरेट जलाते हुए कहा। इस पर शनाया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मनाली आ जाओ, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भी दूंगा, अर्पित ने सिगरेट पीते हुए कहा। इस बात पर शनाया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अर्पित से कहा, अर्पित तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा तमीज से बात करो, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी शादी भी चुकी है। क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है? अच्छा, तुम्हें आयशा के लिए बुरा लग रहा है?
तुम जानती भी हो उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। अर्पित के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए। ऐसा भी क्या किया उसने? शनाया अब कंफ्यूज्ड थी। शादी वाली रात वो 2 लड़कों को लेकर घर आई थी और मेरे सामने ही उन्हें सेड्यूस कर रही थी। भले ही दुनिया की नजरों के सामने मैं मेहता फैमिली का जमाई हूं, पर असल में उन्होंने मुझे अपना नौकर बना रखा है। वो दिन को रात भी बोले तो मुझे मानना पड़ता है। अर्पित के मन में आयशा के लिए नफरत थी। शुरू में जब उसे ये बात पता चली थी कि आयशा उससे शादी करना चाहती है, तब वो बहुत खुश था क्योंकि वो मेहता फैमिली का जमाई बनने वाला था, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे फंसाया गया है। आयशा कपड़ों की तरह अपने रिलेशंस बदलती थी और ये बात उसकी पूरी फैमिली जानती थी, पर अर्पित को शादी के बाद पता चला था। जब आयशा की शादी की उम्र हो गई थी तब उसकी फैमिली को उसके लिए एक ऐसा पति चाहिए था जो खुशी खुशी घर जमाई बन जाए, और अर्पित वैसा ही था। अब अर्पित घर जमाई काम और आयशा के हाथ की कठपुतली ज्यादा था। ये बात सुनकर शनाया का शौक से मुंह खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयशा ऐसी लड़की होगी। शनाया, तुम भी अपनी शादी में खुश नहीं हो और मैं भी खुश नहीं हूँ। तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ आकर रहो, और रही बात आयशा की, तो एक दिन मैं उसकी इज्जत की धज्जियां जरूर उड़ाऊंगा। शनाया, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मुझे पता है तुम भी ये महसूस कर सकती हो। अर्पित ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। शनाया ने अर्पित का हाथ झटका और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति बहुत ही अमेजिंग इंसान है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आहान से बेटर इंसान से आज तक कभी नहीं मिली। शनाया, हम दोनों ही अपनी शादी में फंसे हुए हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या होगा? एक मौका तो दो मुझे। आई रियली लाइक यू, अर्पित ने फिर से कहा। प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, शनाया ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जैसे ही अर्पित फिर से शनाया के करीब जाने लगा, उतने में घोड़े पर सवार एक लड़की आई। उसके चेहरे पर मेकअप था और उसने एक काले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। वो घोड़े से उतरी और अर्पित के पास आकर उस पर चिल्लाने लगी, अर्पित, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने कुछ देर तुम्हें अकेले क्या छोड़ा, तुम लड़कियों पे डोरे डालने लगे। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और कहा, लड़की भी कौन? शनाया, वाइफी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अर्पित ने समझने की कोशिश की। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा मेहता थी। इससे पहले अर्पित आयशा को कुछ समझा पाता उसने अपने पति के गाल पर एक चांटा मारा। इस पर अर्पित को बहुत गुस्सा आया था। ऐसा नहीं था कि आयशा ने अर्पित पर कभी हाथ नहीं उठाया था, ये वो अक्सर करती थी, पर आज उसने इतने सारे लोगों के सामने उस पर हाथ उठाया था। पर अर्पित चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो उसके खिलाफ जाता तो वो इस धरती से उसका नामो निशान मिटा देती और किसी को पता भी नहीं चलता। आयशा, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो शनाया थी जो मेरे पास आई थी। अर्पित ने सारा ब्लेम शनाया पर डाल दिया था। अर्पित, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंसान हो या नहीं? शनाया ने गुस्से में कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पित ऐसा करेगा। शनाया, मासूम क्यों बन रही हो? तुम्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ तब से ही तुम मुझे घूर रही थी, और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए रह लोगी। अर्पित ने कहा। नॉनसेंस, ये सब बातें तुमने मुझसे की थी जिन्हें मैंने मना किया था। शनाया गुस्से से पागल होने लगी थी। करण, जिया, ऐश्वर्या और बाकी सब भी वहीं थे। सबने देखा था कि अर्पित शनाया के पास गया था, न कि शनाया अर्पित के पास आई थी, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई भी इस मामले में पढ़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। वाइफी, ट्रस्ट मी, अर्पित ने जैसे ही ये बात बोली, आयशा ने शनाया की तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ मारा। शनाया के होंठ के साइड से खून आने लगा। शनाया को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें पानी से भर गई थी। आयशा, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। शनाया आयशा को समझना चाहती थी, पर आयशा कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लगता है जो कॉलेज में हुए था तुम वो भूल चुकी हो। उस दिन का सबक काफी नहीं था क्या? उस दिन भी तुमने अर्पित के साथ ऐसा किया था और आज भी। आयशा ये बात बोलती रही और शनाया के साथ धक्का मुक्की करती रही। उधर जिया और ऐश्वर्या ये देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोनों को शनाया को ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। दोनों सोच रही थी कि शनाया कभी ऐसी लड़की से नहीं मिली होगी जो बिना सोचे समझे काम करे। तभी आयशा ने अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ पैर रस्सी से बांध दो। आयशा, तुम करना क्या चाहती हो? शनाया ने पैनिक करते हुए पूछा। तुम्हें आदमियों के अटेंशन में बहुत मजा आता है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। आयशा ने कहा। आयशा, तुम करने क्या वाली हो? अर्पित भी अब घबरा गया था। ओ, तुम्हें चिंता हो रही है, मैं इसे भीड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ। आयशा ने हंसते हुए कहा। उस दिन पुल से तो ये बच गई थी, आज कैसे बचेगी? ये सुनकर सब बहुत डर गए थे और शनाया रोने लगी। क्या सच में आयशा शनाया को भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी? क्या आहान वक्त पर आकर शनाया को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH89। आयशा, शनाया मर जाएगी। भेड़िया शब्द सुनकर सब बहुत डर गए। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि शायद आयशा मजाक कर रही है, पर करण और अर्पित समझ चुके थे क्या होने वाला है और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां 3-4 हटे कटे आदमी शनाया को भेड़ियों की गुफा के पास ले जाने आए। शनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रही थी। आयशा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? शनाया ने पैनिक करते हुए कहा। तुम्हें बहुत मजा आता है ना आदमियों पर डोरे डालने में? आज मैं तुम्हें इसका पूरा मौका दूंगी।
उसने शनाया से कहा और फिर उन आदमियों की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और फेंक दो उस गुफा में। उन्होंने शनाया को उठाया और उसे उस गुफा की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही दूर चलने पर एक गुफा नजर आई जहां बिल्कुल अंधेरा था और आसपास तारे लगी हुई थी। वहां का नजारा ऐसा था कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में वहां तेज गुर्राने की आवाज आई। उन भेड़ियों को महसूस हो गया था कि वहां इंसान आए हैं। इसलिए वो गुफा से बाहर और उन तारों के पीछे आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी और मुंह खुला था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आयशा सच में उसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी। उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रहे थे। लाओ इसे इधर, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। शनाया लाचारी में रोने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि आयशा आगे क्या करने वाली थी। अब तुम्हें जाना है। जब मेरी पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब क्या हो गया था? आयशा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है, वो आया था मेरे पास। शनाया ने अर्पित को घूरते हुए कहा, हाँ सब झूठे, तुम सच्ची। देखो ये भेड़िए कैसे तुम्हारे आने के इंतजार कर रहे हैं। इन भेड़ियों में और आदमियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुम जी भर के इन पर डोरे डाल सकती हो। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मरने के लिए तैयार रहना। आयशा के मन में इस वक्त बिल्कुल दया नहीं थी। वो किसी भी तरह बस शनाया को मारना चाहती थी। ये सब देखकर जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो शनाया से जलती जरूर थी पर इतना नहीं कि वो उसे इस हालत में देखें। उन्हें लग रहा था कि आयशा का दिमाग खराब हो चुका है। वो सिर्फ शनाया को मारना नहीं चाहती थी पर उसे पूरी तरह जलील करके मारना चाहती थी और ये करते हुए उसकी आंखों में चमक थी। आयशा पागल हो चुकी थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, फेंको इसे उस गुफा में। आयशा ने कमर पर हाथ रखते हुए उन आदमियों को ऑर्डर दिया। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा गए। उनका ये काम नहीं था पर फिर भी वो वशिष्ठ हाउस के एम्प्लॉय ही थे। अगर वो आयशा की ये बात नहीं मानते तो वो उन्हें नहीं छोड़ती। ऐसे मामलों को हैंडल करने का आयशा का तरीका बहुत खतरनाक होता था। हो सकता है अगर वो आदमी उसकी ये बात नहीं मानते तो शनाया के साथ वो भी उसी गुफा में होते। वाइफी ऐसा करना सही नहीं होगा, शनाया मर जाएगी। अर्पित को शनाया की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि अगर इतने लोगों के सामने शनाया मर गई तो ये बात बाहर जरूर जाएगी और मेहता फैमिली पर खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में वो आयशा को बचाकर उसे बलि का बकरा बनाएंगे। उसने ये बात खुद को बचने के लिए की थी। सही नहीं है। तुम्हें इस शनाया के लिए बुरा लग रहा है। आयशा ने अपनी तेज आंखों से अर्पित को घूरते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अर्पित आयशा की ये बात सुनकर घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बात समझने की कोशिश की। ये मेरी सगी थोड़े है जो मुझे इसके लिए बुरा लगेगा। इसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। इसकी सजा मौत ही है पर हम कोई और रास्ता भी तो अपना सकते हैं। अगर इतने लोगों के सामने ऐसा हुआ तो ये बात बाहर जरूर जाएगी। तुम इतने डरपोक हो, मैंने सोचा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा, फिर तुम क्यों डर रहे हो? आयशा ने अर्पित को धक्का देते हुए कहा, फेंको इसे गुफा में। मेरा भाई यहाँ का बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम सबको इस जॉब से निकल फेंकूंगी। आयशा ने फाइनल ऑर्डर दिया। ये बात सुनकर अब वो आदमी हिचकिचाए नहीं और शनाया को उठाकर तार के दूसरी तरफ डालने लगे। उस तरफ कुछ भेड़िए शनाया को भूखी नजरों से घूर रहे थे। उनके लिए शनाया सिर्फ के खाने का सामान थी। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। शनाया की खुद को उन आदमियों से छुड़वाने की हर कोशिश नाकामयाब रही। उन्होंने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। आहान, आहान प्लीज मुझे बचाओ। शनाया जोर जोर से रोने लगी। ऐसी हालत में उसे सिर्फ आहान याद आ रहा था। जिया और ऐश्वर्या ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रही थी, शनाया का नकारा पति कहाँ है? जिया ने कहा, क्या वो आयशा को देखकर यहाँ से भाग गया? ऐश्वर्या से चुप नहीं रहा गया। उसे शनाया के लिए बुरा लग रहा था। शनाया को आहान पर बहुत भरोसा था पर वो इस वक्त उसे छोड़कर भाग गया था। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आयशा को सबक सिखाएगा पर अब आयशा के आते ही यहाँ से चला गया। कैसे यूजलेस पति है, ऐश्वर्या ने गुस्से से कहा। रेस्टोरेंट में हुए किस्सों के बाद ऐश्वर्या ने सोचा था कि भले कुछ भी हो जाए आहान आयशा के सामने खड़े होने की हिम्मत तो जरूर रखेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। सब यही सोच रहे थे कि शनाया का आहान पर भरोसा करना गलत था। वो उसकी जान नहीं बचा सकता था। आहान भले वहां नहीं था पर करण ने बहुत बार चाहा कि वो शनाया को बचाए। वो जैसे ही 2 कदम आगे लेता उसे याद आ जाता कि उसका सारा करियर आयशा की वजह से ही था और वो 4 कदम पीछे हट जाता। वो मदद करने और न करने में बहुत उलझा हुआ था पर वो शनाया के लिए अपना करियर खराब नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वही खड़ा रहा। सब शनाया को लाचार नजरों से देख रहे थे पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब में बस एक आयशा थी जो बच्चों की तरह खुश थी। तारांकन उधर आहान कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था। वहां कुछ शेयर होल्डर, राज और बाकी लोग और बैठे थे। सब आहान को देखकर खड़े हो गए। जब उन्होंने ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी और शक हुआ। आहान के कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे होंगे, हालांकि उन्हें डाउट था पर फिर भी वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर आप आ गए, राज ने बहुत इज्जत के साथ कहा। उसे बाकी सब की तरह हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो आहान की ताकत को जानता था। अगर वो रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं था फिर भी उसमें बहुत ताकत थी और वो मार्शल आर्ट्स स्कॉलर था। हाँ, आहान ने जवाब दिया।
आहान के मन में इस वक्त अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो। आहान के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था। राज ने सोचा कि शायद वशिष्ठ हाउस के स्टाफ से आहान खुश नहीं है। आहान बहुत सिंपल था और काफी लोगों को उसकी असलियत नहीं पता थी। उसके कपड़े देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये वशिष्ठ हाउस में आने लायक नहीं है, इसलिए हो सकता था कि किसी ने आहान से कुछ गलत बोला हो जिसकी वजह से वो परेशान हो गया हो। यंग मास्टर, क्या किसी स्टाफ ने या एम्प्लॉय ने आपसे कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा? राज ने पूछा। आहान को एहसास हो गया था कि सब उससे मिलने वहां आए थे और उसने उनकी तरफ ढंग से देखा भी नहीं था। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बता रहे थे कि कुछ शेयर होल्डर मुझसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी मिलवा दो, मुझे जाना है। आहान को ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसने शनाया के बारे में भी सोचा, पर फिर उसे लगा कि शनाया को छोड़कर आए तो उसे कुछ ही मिनट हुए थे। आहान की ये बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। एक तो आहान ने रूम में घुसकर किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था और ऊपर से अब जाने की भी जल्दी मचा रहा था। किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। पूरे मनाली शहर में वो सिर्फ राज चोपड़ा को सीरियसली लेते थे, फिर भी राज भी उन्हें कभी ऐसे अनदेखा नहीं करता था जैसे आहान ने किया था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि आहान की नजर में किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। अगर यंग मास्टर इतने बिजी है तो हम चले जाते हैं। हमने नहीं कहा था हमें यंग मास्टर से मिलना है? रूखी आवाज में किसी ने ये बात कही। ये बात सुनकर राज के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। वो तुरंत मुड़ा और उसने कहा, आयुष, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर यंग मास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर उन्हें कोई जरूरी काम ही होगा। आयुष मेहता वशिष्ठ हाउस का बड़ा शेयर होल्डर और आयशा का भाई था। एजेंट, हम तो यहाँ तक आए हैं, क्या हमसे मिलना एजेंट नहीं है? आयुष ने पूछा। आहान ने आयुष को देखते हुए पूछा, तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या? आहान की ये बात सुनकर और उसकी आंखें देखकर आयुष थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, पर अब वो इतने लोगों के सामने चुप नहीं रह सकता था। बात उसकी इज्जत और रेपुटेशन की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, हम सभी इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ का सबसे ज्यादा शेयर जरूर है, पर हम भी आपसे ज्यादा पीछे नहीं है। इस तरह हमें अनदेखा करना और हमारी बेइज्जती करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आयुष जानता था वो शायद आहान को अकेले ना हैंडल कर पाए, इसलिए उसने सबको अपने साथ ले लिया। कोई कुछ बोला नहीं, पर सब आयुष की बात से सहमत जरूर थे। आयुष, क्या बोलते जा रहे हो? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? यंग मास्टर तो बस राज आयुष को और बाकी सबको समझने की कोशिश कर रहा था। राज आहान की ताकत जानता था। अगर आहान को उनकी बातों का बुरा लग गया तो वशिष्ठ हाउस बर्बाद हो जाएगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। पर इससे पहले राज कुछ समझा पता आहान ने हाथ का इशारा करते हुए चुप होने को कहा, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ मैं कर रहा हूँ तुम्हें अवॉइड और अनदेखा। आहान से मुस्कुराते हुए कहा। आहान के पास सबसे ज्यादा शेयर थे और अगर वो ये सोच रहे थे कि वो आहान के बराबर थे तो वो गलत थे। आहान की नजर में वो आहान की बेइज्जती थी। ये सुनकर सब चुप हो गए। आहान ने ये कह दिया था, इसलिए अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। ये सब सुनकर राज का दिल बैठने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान के साथ चल क्या रहा था। भले ही वो बाकियों को कुछ नहीं मानता, पर उसे ये साथ सीधा सीधा उनके मुंह पर नहीं कहनी चाहिए थी। अब जब यंग मास्टर हमारी इज्जत ही नहीं करते तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। राज, सबसे पहले मैं ही चला जाता हूँ। आयुष ने ऐसी इंसल्ट पहले कभी नहीं सही थी। वो यहाँ आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही अच्छा समझा। आयुष, तुम मेरी बात टालकर जाना चाहते हो? राज के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसे एक साइड चुननी ही थी और वो साइड आहान की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है राज, पर यंग मास्टर हम लोगों से बात करना ही नहीं चाहते और दिल से हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आयुष ने जवाब दिया। आयुष ये देखकर बहुत हैरान था कि राज आहान का साथ दे रहा था, ये जानते हुए कि बाकी के शेयर होल्डर बहुत पावरफुल थे और उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। फिर ऐसा क्या था जो राज आहान की साइड था? राज आहान के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वशिष्ठ हाउस में हुए उस दिन के कांड के बारे में सच सच बता देना चाहिए था, पर अब शायद देर हो चुकी थी। आयुष, रुक जाओ और यंग मास्टर से माफी मांगो। उनका दिल बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, राज ने चेतावनी देते हुए कहा। राज, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, पर जहां तक बात है माफी मांगने की, वो मैं नहीं मांगूंगा, आयुष ने कहा। उसे लग रहा था कि भले ही आहान कोई भी हो वशिष्ठ हाउस में, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है। आयशा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हौंफ रहा था और आहान सुन के हैरान था। अब आहान क्या करेगा? क्या वो समझ पाएगा कि शनाया के साथ क्या हुआ है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH90 हमेशा के लिए खोना। एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया। वो बुरी तरह से हौंफ रहा था। सर वो हंटिंग ग्राउंड में आयशा मैडम, कोई लड़की, भेड़िया। चुप क्या हुआ है? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? राज ने गुस्से में कहा। क्या तुम यहाँ के रूल्स भूल गए हो? सर, वो हंटिंग ग्राउंड में किसी लड़की ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था तो उन्होंने उसे भेड़ियों की गुफा में फेंकवा दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड में खुद को शांत करते हुए पूरी बात बताई। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा।
सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसे क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा, राज ने घबराते हुए कहा। आहान की पत्नी आयुष आयशा से बहुत प्यार करता था पर फिर भी उसे ये नहीं पता था कि उसकी किससे दुश्मनी थी और किससे नहीं। राज ने अपना पैर पटका और कहा, आयुष तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी न हो, अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली खत्म। मेहता फैमिली खत्म। आयुष को लग रहा था कि राज बहुत ज्यादा बोल रहा था। राज तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली है, मैं मानता हूँ आहान पावरफुल हो सकता है पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी बेवकूफ बहन ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है, फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। राज किसी को भी आहान के बारे में नहीं समझा पा रहा था। राज अब मुझे इतना भी मत डराओ, अगर उसकी पत्नी मर भी गई तो हम किसी ऐसे लड़की को ढूंढेंगे जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक लड़के के लिए वो मेहता फैमिली को थोड़े कुछ करेंगे। आयुष को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा था। कोई दूसरी लड़की? ये सुनकर राज के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने एक लंबी आह भरी और रूम से बाहर चला गया। बाकी सब एक दूसरे की तरह देखने और फिर उसके पीछे पीछे चले गए। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बस धूल उड़ रही थी पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। शनाया मेटल के तार के पीछे थी। भेड़ियों ने अपने स्वभाव के हिसाब से पहले उसे सूंघा और ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तार के दूसरी तरफ सब शनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर शनाया को बचा सके। जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों शनाया से नफरत करती थी पर फिर भी ये नहीं चाहती थी कि शनाया की ऐसी हालत हो। कुछ लड़कियां इतना डर गई थी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। करण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अर्पित की आंखों में सिर्फ इस बात का डर था कि अब वो कैसे बचेगा क्योंकि शनाया की मौत का इल्जाम उस पर ही लगने वाला था। वही आयशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां आराम से खड़ी होकर शनाया को मरते हुए देखना चाहती थी। शनाया का चेहरा आंसुओं से भर गया था। आहान, शायद अब मैं तुम्हें कभी न देख पाऊं। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें शनाया से कोई खतरा नहीं है तब वो 2 कदम पीछे गए और फिर उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। शनाया दर्द में जोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूर था। वो पहचान गया था कि ये चीख शनाया की ही थी। वो तेज भागते हुए आया और 100 मीटर का फैसला उसने चांद सेकंड में पूरा कर लिया। आहान जिस तरह चिल्लाते हुए वहां पहुंचा रहा था, सबको एक अलग तूफान के आने का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और ऐसा लग रहा था कि गुस्से में वो सब बर्बाद कर देगा। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहां आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे ले लिए और डरकर भागने लगे। चंद सेकंड्स में आहान वहां पहुंचा। उसे देखकर सब हैरान थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आहान था। ये देखने के लिए कि वहां कौन आया था सब अपनी आंखें मलने लगे। इसके बाद जो सुनाई दी वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। सबकी आंखों में वैसा ही डर था जैसा उन भेड़ियों की आंखों में था भागने से पहले। आहान इंसान था या नहीं? वो जिस स्पीड से आया और उन भेड़ियों को गिराया, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई भी कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं था। शनाया बेबी, ये सब किसने, कैसे? आहान ने शनाया को अपनी बाहों में लिया। शनाया को ऐसे देखकर आहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। आहान बहुत पछता रहा था कि वो क्यों शनाया को छोड़कर गया। क्यों वो राज से और बाकी शेयर होल्डर से मिलने के लिए मान गया था। ये कहां से आ गया? आयशा ने कहा, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया? आयशा वहां पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। शनाया पर वो भेड़िए हमला करके उसे मारने ही वाले थे पर इतने भी ही आहान आ गया और उसे बचा लिया। इस बात से आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर आहान अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा। ये देखकर आयशा खुद को रोक नहीं पाए और 2 कदम पीछे ले लिए। तुम मुझे घूर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से बैठा दिया। शनाया इस वक्त दर्द के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। शनाया को बैठाकर जब आहान फिर से खड़ा हुआ तब आयशा फिर 1 कदम पीछे हो गई। जाओ अब पकड़ो इससे, आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे पर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जो आदमी भेड़ियों से भिड़कर उन्हें हरा सकता था वो उन जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का तो क्या करता, वो ये सब सोच भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, सबको एहसास हो गया था कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे इस तरह ट्रीट करके सबने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी। जब आयशा ने देखा कि कोई भी नहीं हिल रहा तब वो चिल्लाने लगी, यूजलेस हो तुम सब। मेरा भाई आयुष मेहता है, अगर तुमने अभी इसे नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। सब अपनी गर्दन झुकाए वही खड़े थे। सब समझ गए थे कि अगर वो आयुष के खिलाफ गए तो उनके साथ ज्यादा बुरा नहीं होगा, पर वही अगर वो आहान के खिलाफ गए तो उनका क्या होगा वो ये सोच भी नहीं सकते थे।
आयुष मेहता। कॉन्फ्रेंस रूम में आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन है और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने आया। ये देखकर आयशा को डर लग रहा था पर उसका ईगो उसके डर से ज्यादा बड़ा था। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या सजा चाहिए तुम्हें? आहान ने रूखी आवाज में कहा। उसे किसी का डर नहीं था, अगर आयुष भी उसके सामने आगे आकर खड़ा हो जाता तो वो उसे भी अच्छे से सबक सिखाता। ये सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है, ये मुझे धमकी दे रहा है, तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? अर्पित के पैर कांप रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो आहान उसकी जान ले लेगा। ऐसे में वो आयशा को कैसे बचाता? ब्रदर, हम बैठकर बात कर सकते हैं, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, अर्पित ने आहान से कहा। इस वक्त वो सिर्फ आहान से प्यार से ही बात कर सकता था। उससे पंगा लेना अभी सही नहीं होगा। वो आयुष का इंतजार करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि इन सब के बारे में आयुष को पता चल गया होगा और वो अपने आदमियों के लेकर यहाँ आता होगा। चुप रहो। अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख था। आहान इनको माफ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत से धक्का दिया था कि वो सीखा लोहे की तारों से जाकर टकराया था। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। अर्पित सोच रहा था कि उसने आयशा की बात क्यों मानी। वो तो वैसे भी उसकी इज्जत नहीं करती थी, वो अपनी जान तो बचा ही सकता था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ब्रदर, मुझे मत मारना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। ओ रियली, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत थी? आहान की आंखों में गुस्सा था। अगर आहान एक सेकंड भी लेट हो जाता तो शनाया को वो भेड़िए खा चुके होते। वो शनाया को हमेशा के लिए खो चुका होता। आहान नहीं जानता था कि दोनों के बीच में ये कैसे दुश्मनी थी जिसकी वजह से आयशा ने शनाया को भेड़ियों के बीच में मारने के लिए छोड़ दिया था। ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं बस शनाया का मजाक बनाना चाहती थी, आयशा ने धीरे से कहा। हालांकि अपने मन में आयशा आहान को मार डालना चाहती थी पर अभी उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। उसकी जिंदगी अभी आहान के हाथों में थी। ये सुनकर आहान अपने दांत पीसने लगा। एक अच्छे भले जिंदा इंसान को भेड़ियों के बीच में सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए छोड़ दिया। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेके हुए देखा पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे शनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। हालांकि शनाया की सांसें चल रही थी पर उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट थी। राज ने सोच लिया था कि आज सब खत्म होने वाला है। वशिष्ठ हाउस में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब बर्बाद कर देगा। आयुष अपनी बहन को इस हालत में देखकर चौंक गया। जिसे घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता है, आज वो किसी के सामने घुटने टेक कर बैठी थी। ये आयुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यंग मास्टर, ये सब क्या है? आयुष आहान की तरफ गया और उससे पूछा। यंग मास्टर? वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि इसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयुष को देखकर आयशा की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। वो अपने भाई के पीछे छुप गई और आहान को गालियां देने लगी। उसे भरोसा था कि उसका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। आयशा, तुम फिक्र मत करो, इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। आयुष ने आयशा को सांत्वना देते हुए कहा। आज तक किसी ने भी आयशा के साथ ऐसा नहीं किया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। भाई, आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी पर आज तो हद पार हो गई थी और इसका बदला वो लेकर रहती। अगर आज वो शनाया को छोड़ देती तो वो न ढंग से खा पाती ना ही पी पाती। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मरी नहीं थी। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान इन्हें छोड़ देगा? क्या आयुष और आयशा को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सीक्रेट अमीरजादा ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।